हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। यूनिट 5 के टॉप 100 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। पीवाईक्यू से हमने ज़रूर देखा है इसमें कि कैसे सवाल आते हैं, लेकिन इसमें एक भी पीवाईक्यू इस वाले सेक्शन में नहीं है, क्योंकि इसमें से जनरली करेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वैसे ही बनाए हैं जैसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ये पूरा जो भी यूनिट है इसमें जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे ये थोड़े से डिफरेंट होंगे आपको बाकी के यूनिट से, क्योंकि इसमें समझाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट फैक्ट होगा। लेकिन जहाँ भी आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ ज़रूर बताऊँगा, और जिन फैक्ट्स में, जिन आंसर्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है उनको भी मैं आपको डिटेल में वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें ऐसे होंगे जिसको जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको बेसिकली सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या पूछना चाहता है और इसका डायरेक्ट आंसर इसका क्या होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि भारत में कार्यरत जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अब भी कृषि और उससे संबंधित जो अलाइड अलाइड जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर निर्भर है या उनमें लगा हुआ है। तो हमें बताना है कि देश की आबादी का लगभग कितना हिस्सा इसमें लगा हुआ है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, आ सकता है ये सवाल आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए आपको सबसे पहले आपको देखो यहाँ देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस कैसे दिए जाते हैं। ये सवाल पहले एक बार पूछा जा चुका है, लेकिन मैंने इसको पूरा डेटा चेंज कर दिया है। लेकिन क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए रहेंगे वो इस तरह से आपके होंगे: 15 से 20%, 25 से 30%, 40 से 45% और 50 से 55%। अब आंसर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब देखिए इसमें क्या कभी ये पूछा है, चलिए बताइए सवाल में क्या ये पूछा है कि 2023-24 के अनुसार बताइए, 24-25 के अनुसार बताइए, को कुछ भी नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया है तब आप डेटा ये लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट डेटा पूछ ले, आपसे पूछे कि 2024 से 25 के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, तब आप बता देंगे 46.1%। ये एग्जैक्ट डेटा इस तरह से देगा। ठीक है, और अगर इस तरह से डेट नहीं देगा और ये एग्जैक्ट अगर नहीं देगा 46%, तब आपको इस तरह से डेटा देगा, लेकिन फिर उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सारे के सारे ऑप्शंस में बहुत सारा गैप आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या है बताइए। खेती से लोग तो बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, चलिए है ना, तो आप समझ ही रहे हो भारत में अब भी लगभग आधी जो जनसंख्या है, लगभग आधी हमारी जनसंख्या आज भी खेती से और खेती से आधारित जो सेक्टर्स हैं उनसे जुड़ी हुई है। बेसिक सी कहानी है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए इसके अलावा एक चीज़ आपसे और भी पूछ सकता है यहाँ से कि जो ग्रामीण महिला श्रमिक होती हैं, है ना, रूरल वूमेन, उनका इसमें कितना हिस्सा लगा हुआ है कृषि में, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 76.9%। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, ग्रामीण महिला श्रमिकों का हिस्सा कृषि में कितना है। देखिए गांव की महिलाएं जो भी श्रमिक होंगी, उन श्रमिकों में सबसे ज़्यादा जो श्रमिक किस चीज़ में करती हैं, वो श्रम करती हैं, तो वो एग्रीकल्चर में कितना, 76.9%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA। बताना है आपको कि सकल संवर्धित मूल्य में कृषि का वर्तमान योगदान कितना है। देखिए कृषि में टोटल जनसंख्या कितनी लगी हुई है हमारी, 40 से 45%, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं। आप जानते हो कि हमारी जो इंडियन जो हमारी इंडियन हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बेसिकली 3 सेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं वो हमें इसको देखने को मिलती हैं। सेकंड हमारा होता है, इसी को सेकेंडरी सेक्टर हम बोलते हैं। इसमें रहता है कि इस रॉ मटेरियल को, जिसमें हम यहाँ पे और ज़्यादा एनरिच करके कुछ इससे चीज़ बना देते हैं। ठीक है, एक जनरली प्रोडक्शन इसको हम बोल सकते हैं। थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं टर्सरी सेक्टर, जिसमें सर्विसेज को काउंट करते हैं। तो याद रखना, देश जैसे तरक्की करता जाएगा तो उसका जो टर्सरी सेक्टर है ये बढ़ता हुआ जाता है, लेकिन हमारा ये अभी कम बढ़ रहा है। अभी हमारा ये सेक्टर फर्स्ट वाला है, प्राइमरी सेक्टर, यही धीरे धीरे हमारा स्टेबल भी है, और कह सकते हैं थोड़ी बहुत बढ़ोतरी, कम ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। तो ये पूछेगा आपसे कि कितना, बताइए इतनी जनसंख्या टोटल 46%, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे इसमें करती है, तब आप बताएंगे 15 से 18%। अगेन देखो कितना ज़्यादा गैप है ऑप्शंस में, तो आसानी से आप टिक कर सकते हो। लेकिन फिर से मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर इसमें कभी डेट पूछ लेगा कि फाइनेंशियल कोई ईयर दे देगा, तब आप बताएंगे 18.4%। ये एग्जैक्ट फिगर है, इस तरह से आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए चलिए है ना, इस तरह से आपको सवाल को टैकल करना है। ठीक है, अच्छा और मुझे बताओ। ठीक है, चलिए
तो कहने का मतलब ये है कि हम इनपुट ज़्यादा दे रहे हैं, हमारी जनसंख्या ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया। निम्न में से भारत की पारंपरिक खेती प्रणालियों की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। इस पूरे यूनिट को मैंने बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ में तीन सेक्शंस में इसको मैंने तोड़ा है। उनमें से इनके क्वेश्चंस के आने की जो रेशियो है वो भी मैंने उसी के अकॉर्डिंग दिया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उसके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और जो कम है उसके थोड़े कम, और जो बिल्कुल कम है उसके थोड़े से और अनुपात में कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। चलिए तो बताइए क्या हो जाएगी, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है। बाहरी आदानों का कम प्रयोग, या फिर हाई डिपेंडेंस ऑन फैमिली लेबर, हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, या फिर मिक्स क्रॉपिंग एंड लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन। बताइए क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसका हो जाएगा हाई मैकेनाइजेशन इज, देखिए हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन ये नहीं होगा। देखिए पारंपरिक खेती का मतलब क्या होता है, ऐसी खेती जिसमें हम जो सीमित जो मशीनरी रहती है उसका इस्तेमाल हम कम करते हैं, ज़्यादातर हम श्रम करते हैं, पारिवारिक श्रम, है ना। तो ये इसका लक्षण नहीं होगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूँ। पारंपरिक प्रणालियों में घरेलू बीज, बैल तो खैर आजकल नहीं चलते हैं, लेकिन बेसिकली बहुत जो मशीनरी रहती हैं, हैवी मशीनरी, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम कम करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि मशीन्स का इस्तेमाल इसमें कम होता है, बाकी सारी चीज़ों का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया आर जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए भारत में आधुनिक खेती की प्रणालियाँ सामान्यतः इनमें से किसको चिन्हित करती हैं, बताओ। सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई हाई जो ईल्ड वैरायटी और फर्टिलाइज़र हैं और मशीनरी हैं, इनका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, जैसा मैंने इसको बताया। देखिए खेती को हम जनरली दो, एक होगी हमारी परंपरागत जो खेती होगी, उसकी बात करी हमने इससे पिछले वाले सवाल में। अभी हम कह रहे हैं आधुनिक खेती, है ना। आधुनिक खेती को कौन चिन्हित करेगा, जहाँ पे हम हाई वैरायटी के सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे और मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाकी सारे के सारे देखिए ये अभी जैविक खादानों का प्रयोग, बैलगाड़ी और देसी बीजों का, ये पारंपरिक खेती से पहले वाला सवाल था 3, इसका आंसर होगा। ठीक है, उनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं मेरे भाई। बताओ, ये बताइए इनमें से कौन सा संयोजन, कौन सा मैच है जो हमें बताता है, उस प्रणाली को सही रूप से दर्शाता है, शो करता है, जो एक ही खेत में एक या दो से अधिक फसल की जाती हैं। बताइए मोनोक्रॉपिंग कहते हैं क्या इसको, मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं, रैली क्रॉपिंग कहते हैं, या फिर क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। सबके लिए मैंने एक एक सवाल बनाया है और सब चीज़ों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है, एक ही खेत में एक या फिर दो, एक या फिर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की जब खेती हम करते हैं, उसी को हम मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती से जोखिम कम हो जाता है। जोखिम कम किस चीज़ का हो जाता है, अगर एक फसल खराब हो गई तो दूसरी फसल बच जाती है, उससे कुछ ना कुछ हमको बेनिफिट या फिर किसानों को बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, मानसून पे आश्रित या फिर सीमित सिंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को हमको मिलती है। ठीक है, चलिए बाकी सारी फसलें कौन कौन सी हो रही हैं अभी बताऊँगा मैं, आगे चलते चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। किस प्रणाली में खड़ी फसल के साथ अगली फसल को बो दिया जाता है, अर्थात पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुवाई इसमें हो जाती है। बताइए किसको बोलेंगे, अनुक्रमिक फसल, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, रैले, इंटर क्रॉपिंग या मिक्स। देखिए मिक्स क्रॉपिंग तो कौन सी होती है, जो मैंने अभी अभी बताई इससे लास्ट वाले सवाल में। इसका आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम रैले क्रॉपिंग। ठीक है, रैले फसल में क्या होता है, देखिए फिर से बता रहा हूँ, पहली फसल कटाई हुई नहीं है अभी, वो खड़ी है, और उसके साथ ही दूसरी फसल की बुवाई कर दी जाती है। इससे क्या होता है, समय बचता है हमारा। ठीक है, और इसकी अवधि होती है वो काफ़ी कम होती है, भूमि का उपयोग हम ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, लेकिन इसका जो प्रबंधन मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ना, हर कोई नहीं कर पाता इसको। ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ के चलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS इन इंडिया। एकीकृत खेती प्रणाली का सबसे उपयुक्त उद्देश्य इनमें से कौन सा है, बताइए। बता सकते हो इनमें से कौन सा होगा। देखिए अचीविंग सस्टेनेबिलिटी बाय इंटीग्रेटिंग क्रॉप्स, लाइव स्टॉक एंड अदर एक्सपर्टीज। ठीक है, इनकी बात करें, फसल, पशुधन और अन्य उद्यमों को एक साथ जोड़ करके करना। एकीकृत खेती प्रणाली IFS एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें हम पशु होते हैं उनको भी, एनिमल्स को भी, मछलियाँ आदि, इन सबको एक साथ करके खेती का जो रूप एक लेकर के आते हैं। इससे हमारी जो आय रहती है
आय रहती है उसमें विविधता आती है ना। आय के कई सारे सोर्सेस बन जाते हैं। कहीं खेती से नहीं आ रहा है तो फिर दूध जो हम पशुओं का एनिमल रखते हैं उससे जो दूध बेचते हैं उससे पैसा आ जाता है, या फिर जो फिश हैं उनसे भी पैसा आ जाता है। इस तरह से आय के साधन जो होते हैं वो कई प्रकार के हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं सारे के सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ता हूँ, आप बाकी आप इसको पॉज करके पहले सवाल को पढ़ेंगे, पूरा ऑप्शन को समझेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा इसका आंसर। फिर उसके बाद बस उसको प्ले करके देखना है क्या कोई इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ है जानने के लिए वो, और या फिर हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, कह रहा है हमसे कि एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड क्रॉप लाइव स्टॉक फिश फार्मिंग सिस्टम, ये बताइए इनमें से कौन सा प्रमुख पारिस्थितिकी लाभ इनमें से मिलता है, क्या मिलता है हमको इससे बताइए। देखो देखिए, कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर बिल्कुल गलत हो जाएगा ये तो। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू मैन्योर एंड पॉन्ड सिस्टम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन ऑफ ऑल क्रॉप रेज, ये भी गलत है। रिडक्शन इन फार्म बायोडाइवर्सिटी, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन भी हो जाएगा, थोड़ा समझ लो। देखो, फसल, पशु, मछली, इन तीनों को एक साथ कर रहे हो, ये भी एक एग्रीकल्चर का ही फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है मेरे पास भाई, जो पशु होते हैं, पशुओं का जो अपशिष्ट होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम तालाब में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, मछलियों के लिए खाने के लिए जो पोषक चीज़ें रहती हैं वो इनको मिल जाती हैं। और जो मछली है, मछली तालाब द्वारा मिट्टी को उर्वरी बना देती है। ठीक है, जो पोषक है ना उसका पुनर्चक्रण हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे एनिमल्स हैं, ये यहाँ पे जो इनका वेस्ट मटेरियल होगा उसको हम पॉन्ड में डाल देंगे, और पॉन्ड से जो फिश होंगी इनके लिए खाना बन जाएगा। और इसके बाद जो नीचे और जो मटेरियल बचेगा, तलछट जिसको हम बोलेंगे, वो जो एक और वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको हम सीधा जाके एग्रीकल्चर जो लैंड होगा उसमें डाल देंगे, और इससे ये हमारे लिए क्या बनेगा, फर्टिलाइजर का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण पे, एनवायरनमेंट पे हम प्रेशर कम डाल रहे हैं मेरे भाई। बाकी सारी चीज़ों को हर तरीके से मैक्सिमम उसका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है, फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, हम वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे, ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी भारत में गाँव के तालाब की उपलब्धता वाले लघु यानी कि जो मार्जिन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो, इनके लिए कौन सा एकीकृत खेती मॉडल सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसको मैं बोलूँगा। देखो, अगर कोई ऐसा किसान है जिसके पास तालाब उपलब्ध है तो उसको भाई मेरे जो बतख होती हैं, मछली रहती हैं, ये वाला मॉडल उनके लिए सबसे ज़्यादा सरल होता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक तो इसमें जो लागत है, पूंजी है, वो कम लगाई जाती है, और तालाब उनके पास है तो छोटे स्तर पर इसको लागू आसानी से कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे होगा डक कम फिश, तो उसमें डक भी होंगे, फिश भी होंगे, इनकी साथ में ही फार्मिंग करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको पता है एशिया का प्रसिद्ध उन्नत मॉडल इसको माना जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए आप समझ पा रहे होंगे इनमें कि बहुत ज़्यादा बताने की इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट ही उसका आंसर है। ठीक है, और जहाँ बताने की आवश्यकता होगी डिटेल मैं वहाँ ज़रूर बताऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कह रहा है इनमें से एकीकृत खेती प्रणालियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा संयोजन सही नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स, बताइए। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, पूछ रहा है सही नहीं है, इनमें से 3 सही हैं। देखिए जैसे डेयरी कम फिश, अगर जैसे काऊ का जो डंग होता है वो पॉन्ड में डालते हैं तो मछली के लिए काम आता है, बिल्कुल ये तो हमने पढ़ा था। ये तो क्या है, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक तरीका है। ठीक है, तो सही हो जाएगा। पिग कम फिश, इसमें से पिग का जो शेड्स रहता है उसको कंस्ट्रक्टेड ओवर पॉन्ड्स, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डक कम फिश, ये भी हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा था, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ये हमसे कह रहा है यहाँ पे कि पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स टोटली अनयूजेबल इन फिश पॉन्ड, कह रहा है कि पोल्ट्री की जो बीट रहती है, पोल्ट्री क्या होता है बताओ, अरे वही जो मुर्गी होती है वो सब, तो इनकी जो बीट होती है तालाब में बिल्कुल अनुपयोगी होती है, तो गलत, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है अनुपयोगी होती है लेकिन ये उपयोगी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे हमसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कई तरीके होते हैं उनके बारे में पूछा है, तो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर आपके हो गए होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टर्म रेफर करता है कि अ फार्मिंग सिस्टम वेयर मोर देन 50% ऑफ द फार्म इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स। इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो ये बताता है कि खेती प्रणाली के लिए
कुल कृषि आय का 50% से ज़्यादा हिस्सा पशुपालन और पशु के उत्पादों से प्राप्त होता है। बताइए मिक्स फार्मिंग होगा क्या वो? बिल्कुल नहीं। डेयरी फार्मिंग भी नहीं होगा। ये हो रहा है रेंचिंग यानी पशुचारण, ये भी नहीं होगा। लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम यहाँ पे होगा। देखिए समझिए, आपको छोटी सी बताता हूँ। जैसे फार्म की एक प्रकार है, जैसे आप एग्रीकल्चर भी करते हो और इसके साथ साथ आप पशु पालन भी आप करते हो। तो जहाँ पे आपसे आपको जो भी, जैसे मान के चलते हैं कि आपको 100 रुपीज़ वहाँ से मिल रहे हैं, तो 100 रुपीज़ में से जो एनिमल हस्बेंड्री होगी वहाँ से जब 50% आपको यानी कि 50 रुपीज़ आने लग जाएंगे, यानी कि 50% से ज़्यादा इनकम जो होगी, या फिर 50% या 50% से ज़्यादा डायरेक्ट इनकम जो होगी वो पशुपालन से आने लगेगी, तब हम इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें एनिमल जो होते हैं ना वो मेन इनकम का सोर्स होते हैं, एग्रीकल्चर इसमें नहीं होती है मेन। ठीक है, चलिए तो मिक्स फार्मिंग, चलिए बताइए क्या मिक्स फार्मिंग जो होती है वो लाइव स्टॉक बेस्ड होती है? बिल्कुल नहीं होती। मिक्स फार्मिंग इसको हम नहीं बोलते हैं। मिक्स में क्या होता है बताओ? मैंने इसमें बोला आपसे कि इसमें क्रॉप होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के क्रॉप होते हैं ना, बैलेंस टाइप से। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ होती है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा आएगा वो पशु आधारित इससे खेती की प्रणाली से आता है। ठीक है, इंडिया में जो स्मॉल और मार्जिनल यानी कि मध्यम जो किसान होते हैं उनके लिए जो लाइव स्टॉक है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल इनकम देता है ना, क्योंकि दूध जो है वो हमेशा इसकी ज़रूरत बनी रहती है, तो वो हमेशा पूरे साल भर ये चलता है और इनसे इनकी इनकम आती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर प्राइमरली एम्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इनमें से भारतीय कृषि में फसल का विविधीकरण इसका मुख्य उद्देश्य किस चीज़ को माना जाता है? ऑप्शन हैं आपके, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है आपसे जोखिम कम करना और आय की स्थिरता को बढ़ाना, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि एक मुख्य फसल पर निर्भरता बढ़ाना ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, टोटली गलत। सभी बागवानी फसलों को समाप्त कर देना। ऑप्शंस जैसे ही आप पढ़ेंगे ना आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ये जो टॉपिक है, ये यूनिट है, बहुत बड़ा था, बहुत डाइवर्सिफिकेशन थे इसमें पढ़ने के लिए। लेकिन देखिए आप सवाल इस तरह से आएंगे, आसान आसान आपके लिए ऑप्शंस होंगे और आप देख के आसानी से इनको लगा पाओगे। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। देखो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है? एक ही क्रॉप पे निर्भरता को कम कर देता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई ऐसी फसल है, दो प्रकार की जैसे फसल लगा दी, कि एक ऐसी है जिसको अगर बीच में बारिश हो गई तो उसको फ़ायदा होगा, और एक ऐसी होगी जिससे नुकसान होगा। ठीक है, और हमें कोई अनिश्चितता नहीं है, कोई हमें पता नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी। अगर हो गई तो एक को नुकसान एक को फ़ायदा, और नहीं हुई तब भी एक को फ़ायदा एक को नुकसान होगा। ठीक है, और अगर मान के चलते हैं एक ही कर दी और फिर फसल और फिर बारिश आई या नहीं आई तो उससे पूरा का पूरा लॉस होगा। ठीक है, तो रिस्क को कम करता है, इनकम को स्टेबल करता है, ये वाली चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी ये भी पूछ सकता है इससे क्या होगा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो इससे अच्छी होती है, बढ़ जाती है। वेदर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है जो हमसे पूछ रहा है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज, कृषि में फसल तीव्रता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ये बताएं आप। बताइए, सिंचित क्षेत्र का कुल कृषि क्षेत्र से अनुपात? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। एक कृषि वर्ष में एक ही खेत से ली गई फसलों की संख्या प्रतिशत के रूप में 100%। ये मेरे भाई एक अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, मैंने वहाँ से इसको आपके लिए डाला है। ठीक है, देखो एक साल में एक ही फील्ड पे हमने कितनी फसल ली या फिर ली जा रही है उसको परसेंटेज में हम निकाल देते हैं। अच्छा, अगर आपसे फार्मूला पूछे या आप जानना चाहते हो तो बता देता हूँ। जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये है ना CI, क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आप लिख देंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया, मतलब बुवाई क्षेत्र इंटू 100। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पे इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है, लेकिन ये इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब मुझे बताइए इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे क्या क्या पूछी जा सकती है। आपसे पूछ सकता है कि इंडिया का जो क्रॉप इंटेंसिटी है ये कितना है, बताइए। तो ये हो जाएगा CI 150%, लेकिन याद रखना ये लगभग है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। 150 के आसपास आप याद रखें। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तब आप बता देंगे पंजाब और हरियाणा का। ये नेशनल से भी ज़्यादा है, 180% के आसपास है। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखो अगर CI ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि लैंड का जो यूज है
वो बहुत ज़्यादा है, यानी उसकी लैंड यूज की जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताने वाली चीज़ थी तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और जहाँ पे सिर्फ आंसर हमें जानना जरूरी है वहाँ पे हम आंसर जान के आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है आपसे कि नॉर्थ इंडिया में रवि, खरीफ और जायद, ये जो ऋतुओं के हिसाब से जो फसलें होती हैं उनमें से बताइए कौन सा इनमें से पेयर एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए, तो इम्पोर्टेंट ये सवाल है, इसका आंसर तो हम जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रवि की। इसको आप याद रखेंगे विंटर सीजन। देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ये जान लो, भारत में फसलों को 3 बड़े मौसमों में बांटा गया है। तो सबसे पहला हम मौसम लेंगे विंटर सीजन, जहाँ पर रवि की जो फसलें रहती हैं इनको यहाँ पे मेरे भाई टाइम पीरियड इनका क्या रहता है, नवंबर के आसपास इनको बुवाई होती है, और मार्च में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, इनको कटाई हो जाती है। ठीक है, ठंड के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, ये याद रखें। इन फसलों को क्योंकि सर्दियों में बुवाई हो रही है, इसका मतलब इनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम दूसरा देखते हैं जिसको हम बोलेंगे खरीफ की जो फसल है। ठीक है, इसको बोलते हैं मानसून वाली, मानसून सीजन की फसल। ठीक है, देखिए टाइमिंग इसकी क्या हो जाएगी, जुलाई में हम इसकी बुवाई करेंगे और इसकी जो कटाई होगी वो हम अक्टूबर में देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो जून जुलाई के बीच में इसकी बुवाई होती है, बरसात में ये ग्रो करती है, ऐसे आप याद रखेंगे। एक होती है जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई जायद, ZAID, जायद की फसल, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट समर। सारी चीज़ें सुनते चलो, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, देखिए इसकी टाइमिंग क्या होती है मेरे भाई, अप्रैल से जून। जैसे अप्रैल में हमने इसकी बुवाई करेंगे और बहुत जल्दी शॉर्ट सीजन होता है काफ़ी, और जून में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। ये होता है गर्मियों के समय में उगाई जाने वाली छोटी अवधि की फसल। इरिगेशन याद रखना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको फिर से बताता हूँ। आपसे ये पूछ सकता है कि जो रवि की फसल होती है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो नवंबर मार्च में, जैसा मैंने आपको बता दिया, ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है। इसके अलावा क्या हो सकता है, वीट यानी गेहूँ, मस्टर्ड यानी कि सरसों, और इसके अलावा जो चने रहते हैं जिनको हम वैसे ग्राम बोलते हैं ना, ये चने, ये याद रख लो। ठीक है, ये फसलें ठंड में ग्रो होती हैं और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई हो जाती है, सिंपल सी कहानी है। इसके अलावा आपसे खरीफ के बारे में पूछेगा, तब आप क्या बताएंगे, पैडी यानी कि धान, मेज़ यानी कि मक्का, कॉटन भी इसी में होता है, और सोयाबीन भी इसी में होगी। ठीक है, ग्राउंड नट होते हैं वो भी इसी में होते हैं। इनकी बुवाई मानसून के आते ही शुरू हो जाती है और जून जुलाई में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। जायद की क्रॉप्स के बारे में फिर से बताता हूँ आपको। ठीक है, इनमें कौन कौन होगा, जनरली जो गर्मियों में हम खाते हैं, वाटरमेलन तरबूज हो जाएगा, मस्क मेलन यानी कि खरबूजा हो जाएगा, ककम्बर खीरा हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे मूंग की जो दाल होती है वो भी इसी सीजन में उगाई जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होती है। गर्मी वाले महीने में इनकी जो क्रॉप है वो पूरी मतलब बुवाई भी हो जाती है और इसकी हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। ठीक है, चलिए, तो अब आसानी से आप बता सकते हो कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नवंबर मार्च जैसा मैंने बताया किसके लिए हो जाएगा, ये रबी की फसल के लिए, जुलाई अक्टूबर ये खरीफ की फसल के लिए, और अप्रैल जून वाला जो सीज़न है ये आपको जायद फसल के लिए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए, अच्छा आपसे अगर इस तरह से सेक्शन ना दे, अगर इस तरह से मंथ ना दे, तो कैसे दे सकता है वो भी थोड़ा सा देख लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कोल्ड, इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे रेन, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा आपके लिए समर। ठीक है, अब देखिए इनके नीचे आप देखिए क्या क्या आएगा, बताइए। यहाँ आ जाएगा आपका रबी की फसल, यहाँ पे खरीफ की फसल, और यहाँ पे आपको जायद की फसल देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इतना बस याद रख लेंगे तब भी आपका मेरे भाई काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी फसल की प्रणाली यानी कि कौन सा क्रॉपिंग जो सिस्टम है वो वर्षा आधारित क्षेत्रों में प्रकाश और पोषक तत्वों के कुशल उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये भी, फिर से बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग सिस्टम इज मोस्ट सूटेबल फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स इन रेन फेड एरियाज। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोल क्रॉपिंग या फिर इंटर क्रॉपिंग ऑफ अ सिरिल विद अ पल्स क्रॉप। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध, एकदम सही। देखो रेनफेड क्या होता है पहले तो बताओ, ये जो रेनफेड इसमें लिखा है ये क्या होता है, ये होता है जहाँ पे वाटर
लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ऐसी जगहों पे हम क्या करते हैं, हम सिरिल इनको भी उगाते हैं, प्लस इनके साथ में हम पल्सेस इनको भी हम उगाते हैं। इसी को हम इंटरक्रॉपिंग का ये बेस्ट एक तरीका बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखो ये जो पल्सेस हैं ना, ये नाइट्रोजन देती हैं, मतलब प्रोड्यूस करती हैं एक तरीके से, जहाँ ये उगाई जाती हैं। इससे क्या होता है, जो फर्टिलिटी होती है ये भी बढ़ जाती है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो रेनफेड कॉम्बो होगा, रेनफेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, फिर से बता रहा हूँ, फिर से बताता हूँ। रेनफेड एरिया हम उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे खेती करने के लिए लोग ज़्यादातर डिपेंड करते हैं, वहाँ पे बारिश होने पे। वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम ज़्यादा वहाँ पे अच्छे से नहीं होता है, और ये लगभग टोटल जो भूमि है उसका 30% जब बारिश पे डिपेंड होता है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच नेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया? भारत में कृषि अनुसंधान की समन्वय की प्राथमिक जिम्मेदारी किस राष्ट्रीय संस्था के हाथों में है? बताएं आप। अच्छा सवाल है। ऑप्शन बी हो जाएगा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। बताइए सबसे पहले फाउंडेशन ये इसकी कब हुई, तब आप बताएंगे 1929 में। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री इसको रन कर दी, तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है वो इसको चलाता है। और इसके अलावा याद रखेंगे 100+ इंस्टीट्यूट से चलते हैं, और 700 से ज़्यादा KVKs, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लेना अभी। ठीक है, इनको ये चलाते हैं। ठीक है, अब KVK से रिलेटेड देखो नीचे सवाल है, इसमें हम इसको अच्छे से करें। बाकी नाबार्ड, FSSAI, नीति आयोग, इन सब के क्वेश्चन हैं इसमें, हम सबको बेसिकली अच्छे से अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ICAR क्या है, भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का रिसर्च नेटवर्क चलाता है। SAU चलाता है, KVK चलाता है, इंस्टीट्यूट चलाता है, और इनके साथ कोऑर्डिनेशन भी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, KVK का फुल फॉर्म क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र, प्राइमरली फंक्शन एट विच लेवल, किस स्तर पे ये काम करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र? बताइए, क्या राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं, राज्य स्तर पे करते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे ही करते हैं? बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल पे ही काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बताओ ये। देखो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सटेंशन सेंटर होते हैं एक तरीके से, या एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और टेक्नोलॉजी जो भी हमने रिसर्च जो ICAR ने की है उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं ग्राउंड यूनिट पे, ये है ना, वहाँ पे किसानों के लिए। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट इसके लिए पॉइंट्स आपके लिए हो सकते हैं। आपसे पूछेगा कि OFT क्या होता है, बताइए। इसको बोलते हैं ऑन फार्म ट्रायल। क्या बोलते हैं, ऑन फार्म ट्रायल। जैसे कोई भी नई चीज़ आई, कोई अच्छी फर्टिलाइज़र बनाया गया है, कोई पेस्टिसाइड बनाया गया है, कोई सीड है, तो उसको फार्म पे जाके किसान को उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना, ये चीज़ें कौन करेगा, ये KVKs करते हैं, और OFT उसी को बोलते हैं, ऑन फार्म ट्रायल। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है जिसका भी आपसे पूछा जा सकता है, FLD। ये किस चीज़ को बोलते हैं, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेट एक्टिविटी ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र? इनमें से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्रों की अनिवार्य गतिविधियों में शामिल नहीं है? ऑन फार्म टेस्टिंग, क्या ये है? बताइए। ये बिल्कुल है, ये इनका काम है। इसके अलावा बताइए, क्या फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन ऑन फार्मर्स फील्ड, ये है? बिल्कुल, अभी अभी तो ऊपर बताया, OFT भी होता है और FLD भी होता है। ये क्या है बताओ? चलो ठीक है, चल नहीं रहा, ये तो सारी की सारी चीज़ें यही हैं, है ना। इसके अलावा अब आपसे बोला है ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स एंड रूरल यूथ, ये भी बिल्कुल इसका काम होता है। बाकी ग्रांटिंग एग्रीकल्चर डिग्रीज टू स्टूडेंट, ये इसका काम नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। बाकी इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो आप, इसमें ऐड कर सकते हो क्या क्या और होता है, एडवाइजेस देते हैं ये, है ना। फार्मर्स की ट्रेनिंग तो इसमें है ही, ये भी देते हैं, जैसे रूरल को और फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है आपसे, नाबार्ड मेनली सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द रूरल सेक्टर? बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड कौन से कार्य में सहयोग प्रदान करता है? बताइए। कंडक्टिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पेपर थोड़ी लेता है नाबार्ड, बताइए। अगला बोल रहा है फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP की बात कर रहा है। MSP फिक्स करना इसका काम नहीं होता है, ये तो सरकार करती है। रेगुलेटिंग शेयर मार्केट ऑप्शंस, कोई सेक्शन कोई काम ही नहीं करता ये भी। ऑप्शन बी, कृषि एवं ग्रामीण विकासों के लिए बैंकों को पुनर्वित्तीय रीफाइनेंस करना, ये नाबार्ड का मेरे भाई काम होता है। ठीक है,
ये देखिए नाबार्ड के बारे में यहाँ पे मैं आपको पूरा एक पेज भर के जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी। आपको एक एक दो दो तीन तीन चीज़ें करके मैं बताता जाऊँगा और याद होती जाएंगी। एक साथ दे दूंगा तो याद नहीं होगा, पूरा हौच पौच दिमाग में हो जाएगा। नाबार्ड का सबसे कोर काम इतना याद रख लो, सबसे पहले तो बैंक्स को लोन देना, रीफाइनेंस करना। और किस चीज़ के लिए फाइनेंस करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनको भी देते हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट बनाना, ये भी इनका काम रहता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बाकी चीज़ें मैं अभी आपको बताता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड सपोर्टेड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs। क्या इसका काम रहता है बताइए। देखो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, भूमि जोतों का और अधिक विखंडन करना, नहीं ये इसका काम नहीं है। एलिमिनेटिंग ऑल मीडियरी सर्विसेज इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, ये भी इसका काम नहीं है। किसानों को प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन से रोकना, ये इसका काम नहीं है। कलेक्टिव इनपुट परचेज एंड बेटर मार्केट एक्सेस टू फार्मर्स, सामूहिक रूप से कृषि का आदान खरीद करना तथा किसानों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करवाना उनके प्रोडक्ट्स के लिए, ये इनका काम होता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी ये जब इनके ग्रुप्स बनते हैं ना, FPO जो होते हैं, इनमें मिनिमम 300 फार्मर्स जो होते हैं उनको ऐड करके मेंबर बना दिया जाता है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। चलिए बताइए, बहुत अच्छा सवाल है ये। आपसे ये पूछ रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP, ये आपको बताना है कि केंद्रीय योजना विशेष रूप से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अवधारणा के साथ प्रोत्साहित करने की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है बताइए। PM किसान सम्मान निधि, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PMFE। देखिए यही आंसर हो जाएगा, इसके अलावा हम नीचे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। देखिए ये आपसे बोल रहा है PMFE, पी से क्या हो जाएगा? PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, है ना। सबसे पहले थोड़ा सा याद रखो, ये जो योजना है ना, ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट्स रहती हैं, खाने को बनाने वाली प्रोसेस करने वाली इकाइयाँ रहती हैं, उनको विशेष रूप से ODOP उत्पादों के माध्यम से ये चीज़ों को जोड़ती है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। बाकी आप याद रखना कुछ। चलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारी की सारी ये योजनाएं हैं, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ सब कुछ बता देंगे तो सारी चीज़ें याद आपको नहीं हो पाएंगी, ठीक है। इनको सारी योजनाओं को क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही आपके लिए इसमें तैयार किया गया है, और इनसे जुड़ी हुई हर जो ज़रूरी चीज़ आपके लिए जानने की है वो सब क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए 22 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन सी योजना पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में प्रत्यक्ष आय प्रदान करती है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और बहुत ज़्यादा जानने वाली ये चीज़ है ना। PM किसान सम्मान निधि है ये। तो ये 3 किस्तों में प्रतिवर्ष आपको DBT, डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र है, उसके द्वारा 6,000 रुपये की किस्त ये दी जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी देखिए ये जो कह रहा है, ये जो मत्स्य उत्पादक रहते हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है, ठीक है। और ये इसके अलावा चलिए बाकी आगे देखेंगे, ज़्यादा दिमाग इन पे नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। बताइए, ये पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन सी योजना मुख्यतः भारत में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास पर केंद्रित इनमें से है, बताइए। फिर आ गया वही PM मत्स्य संपदा योजना, इसी के बारे में हम अभी ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। इसकी लॉन्च डेट कितनी है बताइए। आप कोशिश करना बताने की, लेकिन इसमें जितनी भी योजनाएं हैं ना, इनकी जो लॉन्च डेट है इनमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। कहीं पे कुछ लिखा रहता है, कहीं पे कुछ लिखा रहता है। तो इन सब की मैं आपको डिटेल बाद में एक PDF बना के डाल दूंगा छोटी सी, जिसमें सारी की सारी योजनाएं इसमें जितनी पूछी गई हैं उनकी डेट्स को मैं मेंशन कर दूंगा। क्योंकि देखिए मैं भी इसमें कई जगह पे कंफ्यूज हूँ। कई जगह पे मैंने डेटा जैसे कुछ और देखा है, कहीं पे कुछ और देखा है, तो डेट्स में थोड़ा कन्फ्यूजन हमेशा लगा रहता है। तो उनके लिए मैं आपको दिक्कत ना हो, बाद में इनको बना के मैं आपके लिए डाल दूंगा। अभी अभी केवल सवालों के फॉर्म में इन योजनाओं को पढ़ते चलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ क्या करती है ये चीज़। ये जो फिश प्रोडक्शन है ना और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। 24 पे चल रहे हैं। इनमें से पूछ रहे हैं आपसे कि विच कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ कमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल ऑफन प्रमोटेड थ्रू नाबार्ड एंड KVK लिंकेज। कह रहा है इनमें से कौन सा नाबार्ड और KVK के माध्यम से प्राय प्रोत्साहित किए जाने वाले व्यावसायिक खेती आधारित जीविका मॉडलों को सही रूप से दर्शाता है, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 24 का हाई वैल्यू वेजिटेबल कल्टीवेशन प्लस पॉली हाउस प्लस मार्केट लिंकेज। 24 का A हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बाकी के ऑप्शन सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि आजीविका आधारित खेती प्रणालियों में प्रयुक्त द्वितीय कृषि सेकेंडरी एग्रीकल्चर की अवधारणा इनमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बताता है, समझाता है। सेकेंडरी एग्रीकल्चर क्या है, पहले तो ये समझ लो, वह सब काम जो खेत से निकली उपज पर प्रोसेसिंग होती है, वैल्यू एडिशन होती है और पैकेजिंग वैकेजिंग करके उसका जो मूल्य बढ़ाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर। प्राइमरी एग्रीकल्चर में क्या आता है, केवल उसको उगाना आता है। और सेकेंडरी एग्रीकल्चर में क्या आता है, उसको बेचने लायक बनाना, उसकी प्राइस को और बेटर करके बनाना। ठीक है, ये चीज़ों को हम बोलते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका हो जाएगा। आपको दिख रहा है इसमें से प्राथमिक उपज का प्रसंस्करण प्रोसेस करना, वैल्यू ऐड करना, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, इसको बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एग्रीकल्चर इसको कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी भी आपसे पूछी जा सकती है, सेकेंडरी भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं भाई। पूछ रहा है आपसे कि शुष्क क्षेत्रों में लघु और सीमांत यानी स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स रहते हैं उनके लिए बहुत कम लागत हो उनकी और उच्च प्रजनन दर के कारण कौन सी पशुपालन प्रजाति इनमें से सबसे बेस्ट मानी जाती है। अब यहाँ पे हम लाइव स्टॉक्स जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ये मानो, जो बकरी है ना मेरे भाई, इसको मैंने पढ़ाते समय बताया था, इसको हम कहते हैं पुअर मेंस काऊ। पुअर मेंस काऊ इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, एक तो कम चारा खाती है, सूखे जो क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाती है, और इसकी जो प्रोडक्टिव रेट है, जल्दी जल्दी बच्चे देती है। ठीक है, बीमारियाँ भी इसको कम होती हैं, यानी कि निवेश कम रहता है और आमदनी इसकी ज़्यादा रहती है। इसीलिए मेरे भाई इसको बोलते हैं हम, इसको गरीब की गाय इसको कहा जाता है। ठीक है, चलो इसके अलावा और कुछ चीज़ आपसे पूछी जा सकती है क्या, बताओ। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि गोट्री को IFS यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्यों शामिल किया जाता है। तब आप बता देंगे कि गोट जो ड्रॉपिंग्स है, अति जो एकदम बेस्ट जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं वो इनको माना जाता है। जैसे क्रॉपिंग सिस्टम के लिए न्यूट्रिएंट जो सोर्सेज रहते हैं वो भी यहाँ से मिल जाते हैं, क्योंकि उनका जो वेस्टेज रहता है उसको एज जो खाद के रूप में खेती में हम यूज़ कर लेते हैं। 27 पे चलते हैं। कह रहे हैं आपसे कि विच डेयरी प्रोडक्शन सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टॉल फीडिंग और कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एंड रेगुलर वेटरनरी सर्विसेज। कह रहे हैं आपसे कौन सी डेयरी उत्पादन प्रणाली स्टॉल फीडिंग, नियंत्रित प्रजनन, नियमित पशु चिकित्सा सेवाओं से चिन्हित होती है। बताइए, अच्छा सवाल है। ऑप्शन बी हो जाएगा इंटेंसिव सिस्टम, गहन प्रणाली। थोड़ा सा समझा देता हूँ। इंटेंसिव इसका क्या होता है बताओ। देखो इंटेंसिव ऐसे समझ लो आप, छोटी सी बात, एनिमल्स को बाहर नहीं भेजना है। जो ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, ग्रासिंग के लिए जाते हैं, चरने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर उनको नहीं भेजा जाता है। पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा जो उनको फीडिंग रहती है, ऐसे ही नहीं पटक दिया जाता है। फूडर स्टॉल्स रहते हैं, कुछ ऐसे बनाया जाता है, जैसे मान के चलो उनके लिए थाली, जैसे हम खाना खाते हैं ना, इस तरह से उनके लिए कुछ स्टॉल्स वगैरह बना देना, उसमें उनके लिए खाना डालना। ठीक है, बाकी इनकी जो रेगुलर इनकी चेकिंग की जाती है, इनकी हेल्थ वगैरह की, और इनकी जो हाई जो क्वालिटी का मिल्क दें, उसके लिए भी इनकी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके अलावा जो मैकेनाइजेशन जितना पॉसिबल हो सकता है उसको हम इसमें करते हैं। इसी को हम बोलते हैं मेरे भाई इंटेंसिव सिस्टम, जिसमें हम स्टॉल फीडिंग हो गया, नियंत्रित प्रजनन हो गया और नियमित इसकी देखभाल चिकित्सा सेवाएं भी हो गई। इसी को हम बोलते हैं गहन प्रणाली। विस्तृत प्रणाली इसको नहीं बोलेंगे, अर्ध गहन भी नहीं बोलेंगे, चरवाही प्रणाली भी नहीं बोलेंगे। चरवाही प्रणाली तो वो होती है जहाँ पे इनके लिए केवल और केवल चरवाहे पे ही नियंत्रित होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। जैसे कि बहुत सारे उसके पास जैसे हिमालयी क्षेत्रों में जो लोग रखते हैं, बहुत सारी बकरियां भेड़ अपने साथ रखते हैं, उनको उसके लिए चारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी ग्रीनरी रहती है वहाँ पे घूम घूम के खाती रहती हैं और शाम को अपने घर आ जाती हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। भारत में बैकयार्ड पोल्ट्री पालन इनमें से किस चीज़ में योगदान देता है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। हाई वॉल्यूम कमर्शियल मीट सप्लाई, बिल्कुल नहीं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सप्लीमेंट्री इनकम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। आगे तो हमें जाना ही नहीं। कैसे रहा, मशीनीगत अंडा उत्पादन गलत, पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात बिल्कुल नहीं। ये हमसे बैकयार्ड में पालने का मतलब क्या है, बहुत छोटे स्तर पे, जहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप छोटी सी जगह आपके पास, उसी में आप इनको रख लेते हो। ठीक है, तो बैकयार्ड पोल्ट्री रूरल इंडिया का सबसे आसान एक माइक्रो इंटरप्राइजेस होता है ना। जैसे आपने छोटी सी जगह में आपने मुर्गियों को रख लिया, अब वो आपको एग भी देंगी, आपको मीट भी देंगी, और जब कुछ आपके घर नहीं होगा तो पका के खा लोगे, तो आपको न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 29 पे। कह रहा है भारत में एकीकृत बतख मछली प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड
डक फिश सिस्टम जो है उसमें अंडा उत्पादन के लिए आमतौर पर कौन सी बतख की नस्ल सबसे ज़्यादा उपयोग यहाँ पे की जाती है? बताइए बताइए कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई खाकी कैंपबेल। इसको यूज इसमें किया जाता है। याद रखना, इंडिया की सबसे ज़्यादा एग देने वाली डक होती है ना, उसकी ब्रीड है ये खाकी कैंपबेल। किसकी ब्रीड है ये भी पूछा सकता है। ये बतख की है, ठीक है। कितना देती है ये? 200 से 300 अंडे हर साल देती है, ठीक है। इनका वजन भी हल्का रहता है और तालाब में ये फ्रीली स्विम करती रहती हैं। बहुत छोटी सी जगह में भी इनको रखा जा सकता है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे, बकरी को अक्सर गरीब आदमी की गाय क्यों कहा जाता है? बताओ क्यों कहा जाता है? ऑप्शन सी, इनकी गुणवत्ता कम गुणवत्ता वाले चारे पे भी जिंदा रह लेती है, प्रजनन क्षमता इनकी ज़्यादा होती है। मैं बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। ऐसे ही सवाल आएंगे, यहाँ से आ चुके हैं ये ऐसे, इसलिए बनाए हैं इस तरह से, मैंने खुद से अपने मन से नहीं बनाए ये। चलिए और 31 बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है आपसे, पिगरी कम फिश फार्मिंग एनहेंसेस फिश प्रोडक्शन मेनली बिकॉज, किसकी वजह से जो सुअर उत्पादन है मछलियों के साथ में करते हैं तो मछली का उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाता है? ऐसा क्यों होता है बताइए? तो सिंपल कहानी है मेरे भाई, आप आसानी से इसको बता सकते हो। आसान है। सुअर का जो गोबर होता है ये तालाब की उर्वरता बढ़ाता है। तालाब की उर्वरता जैसे बढ़ेगी तो उसमें मेरे भाई क्या होता है बताओ? उसमें प्लांकटन बनता है और प्लांकटन को फिश खाती है, तो फिश का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक इसको मैन्योर माना जाता है, तो फिश की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। तो एक्सटर्नल जो फीडिंग रहती है ना, हमको वो नहीं करवानी पड़ती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ऐसे ही देखो, इसमें आप समझ पा रहे हो। अब इसमें क्या समझाना है? समझाने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे ही सवाल आएंगे, बस आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी और सारे के सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जो सबसे आइडियल होगा, अच्छा होगा, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। चलिए 32 पे चलते हैं भाई। कह रहा है इनमें से विच फिश स्पाइसेस 32 में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे बोल रहा है कि समग्र मछली का पालन कंपोजिट फिश कल्चर। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे कि विच फिश स्पीसीज इज कॉमनली स्टॉक्ड एज ए सरफेस फीडर इन कंपोजिट कार्प कल्चर, ठीक है। बताइए सतही परत पर भोजन करने वाली प्रजाति कौन सी इसमें डाली जाती है, ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कंपोजिट जो फिश कल्चर है ना, वो ये कह रहा है कि अलग अलग डेप्थ पर खाने वाली स्पीसीज मिला करके एक साथ रख देना, ठीक है। तब इसको हम बोलते हैं मेरे भाई कॉमन सॉरी कटला इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। थोड़ा सा समझाता हूँ इन सबके बारे में, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जो रोहू है ना, रोहू, इसको बोलते हैं कॉलम फीडर। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, कॉलम फीडर ये बोल सकते हो। और जो कटला है, कटला तो कोई पता ही चल गया आपको। कटला को क्या बोलेंगे? सरफेस फीडर। सरफेस फीडर शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा और क्या है इसमें से बताइए? ग्रास कॉर्प, इसके बारे में अगर पूछे तब बोल देंगे आप वीड फीडर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। 33 पे चलते हैं। कह रहे हैं आपसे इन इंटीग्रेटेड फिश हॉर्टिकल्चर सिस्टम, ठीक है। देखो समझ आया कि नहीं? ये क्या कह रहा है? ये ऐसे कह रहा है कि हम बहुत सारी मछलियों को एक ही तालाब में डाल दें। अब जब हम इनको खाना डालेंगे ना, तो इनका खाना खाने का एक तरीका है। कोई तो है जो ऊपर आके खाती है सतह पे, कोई नीचे सतह में बैठ के खाना खाती है। तो इस तरह से उसको बता रहा है ना। तो याद रखना, ये सारी चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ ले कि बॉटम फीडर कौन होती है इनमें से, बताओ जो बॉटम में बैठ के खाना खाती है, बताओ कौन सी होती है? तब आप बता देंगे यहाँ पे मृगल, ठीक है। या फिर हम इसको बोलें कॉमन कार्प, ठीक है। ये दो हो सकती है जो बॉटम में बैठ के। तो ये वाली चीज़ होगी। 33 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे एकीकृत मत्स्य बागवानी प्रणाली यानी कि फिश और हॉर्टिकल्चर सिस्टम, इनमें कौन सा लाभ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? बताइए। बहुत आसान है, ऑप्शन बी हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड एम्बाकमेंट फॉर वेजिटेबल कल्टीवेशन। तालाब की मेड़ों पर जो सब्जियों की खेती का उपयोग करना, ये इसके लिए बेस्ट माना जाता है। देखो पॉन्ड के जो किनारे होते हैं ना, उनके जो स्पोर रहते हैं उन पर सब्जियां उगाई जा सकती हैं, ठीक है।
एक तो इरिगेशन नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पॉन्ड से नमी उसको मिलती रहेगी, बाकी न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे इसको, और जो एडिशनल इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। और कहीं जगह अलग से करनी पड़ी? बिल्कुल नहीं, तालाब है, तालाब के किनारे पे ही हमने सब्जियों को लगा लिया, ये चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 34 पे। 34 कह रहा है आपसे कौन सा शब्द इनमें से वो है जो उत्पादन की उस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही खेत में वृक्ष भी होते हैं, फसल भी होती हैं और पशुपालन भी होता है। अब देखिए इसमें कोई समझाने वाली बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, इसको बोलते हैं हम एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी संयोजन। ठीक है, ये आप याद रखें। फार्म फॉरेस्ट्री गलत हो जाएगा, सिल्वो पास्चर, एली क्रॉपिंग, ये सारे के सारे भाई मेरे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 35 पे बताइए। अब देखिए यहाँ इसलिए नहीं बताया सिल्वो पास्चर, क्योंकि देखिए सिल्वो पास्चर का सवाल है आगे ही 35, इस तरह से क्वेश्चंस को बनाया गया है। सिल्वी पास्चरल सिस्टम जो है टिपिकली इन्वॉल्व होता है, बताइए किस चीज़ का संयोजन इसको हम कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसको मेरे भाई बोलते हैं ट्री प्लस पास्चर, जो ग्रासेस होती हैं उनको हम जब मिलके करते हैं तब इसको बोलते हैं, मतलब वृक्ष और चराई वाली घास। वृक्ष भी लगा दिए बड़े बड़े, ठीक है, और बीच में यहाँ घास भी लगा दी इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ तो इसको बोलते हैं सिल्वो पास्चर। फिर से बता रहा हूँ सिल्वी कल्चर क्या होता है। देखो अगर सिल्वी कल्चर अकेला पूछता तब हम कहते हैं कि ट्री जो होते हैं खेत में हम उनको लगा देते हैं, उसको बोलते हैं। और पास्चर क्या बोलते हैं? जब घास उगा देते हैं। तो अब यहाँ पे बोल रहा है सिल्वी पास्चरल, यानी कि सिल्वी मतलब पेड़ और पास्चर वाली मतलब ये घास, इन दोनों को। तो ये जो घास है ना, ये तो एनिमल्स के लिए बेस्ट होती है, और ये जो पेड़ है ये भी भाई बेस्ट होते हैं किस चीज़ के लिए? बाद में इनसे लकड़ी वकड़ी मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी सैडो तो करते ही हैं, नीचे एनिमल्स भी आप रख सकते हो क्योंकि ये सैडो कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप याद रखेंगे मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे भारत में कुल बागवानी उत्पादन में किस बागवानी फसल का योगदान सबसे अधिक है? बताइए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मसाले या फिर पुष्प यानी कि फ्लावरिंग। तो वेजिटेबल्स हमारा आंसर हो जाएगा, इनका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए क्योंकि ये जो सब्जियां हैं ना, ये आपको पता है कि ये ईयर राउंडेड क्रॉपिंग इसकी बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्योंकि ये हर महीने में लगती रहती है नई नई प्रकार की, और पूरे साल भर इनकी ज़रूरत होती है, खपत रहती है और ये चलती रहती है। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आपसे अगर ये पूछे कि सब्जियों में उत्पादन में सबसे प्रोड्यूसिंग जो स्टेट हैं वो कौन से हैं, तो आप बता देंगे यूपी है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर हमारा एमपी है, फिर उसके बाद बिहार आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल है आपका 37, पूछ रहा है आपसे HDP यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ये टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर। बागवानी में उच्च घनत्व रोपण तकनीक का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? अच्छा सवाल है, देखिए बताइए किसके लिए? रिड्यूसिंग पर प्लांट प्रोडक्टिविटी, गलत। प्रोडक्टिविटी को हम कम करने के लिए ऐसा क्यों करेंगे? ये कह रहा है इंक्रीजिंग यील्ड पर यूनिट एरिया थ्रू कॉम्पैक्ट प्लांटिंग, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रति इकाई क्षेत्र की उपज को बढ़ाना, यही होता है। देखो HDP क्या होता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। HDP बराबर होता है एक ही लैंड का जो एरिया हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना, इसको HDP बोलते हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ याद रखेंगे। इससे क्या होता है बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उपज होती है, सिंपल सी कहानी। क्या समझना है इसमें? कुछ भी नहीं। चलिए क्वेश्चंस को लगाओ, इनको पढ़ो, बस इसका केवल और केवल इतना ही काम है इस वाले यूनिट का। 38 में चलते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें समझाने के लिए। बताओ बागवानी में ड्रिप सिंचाई विशेष रूप से लाभकारी होती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है बताइए। देखो वाटर डायरेक्टली रूट्स में जाता है, इसीलिए ये मेरे भाई हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए इट डिलीवर्स वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन। चलिए तो ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये जड़ों में डायरेक्टली ये पानी को भेजता है, तो हमारे पानी का वेस्टेज कम हो जाता है। पूछे कितना पानी तक हम बचा सकते हैं, तो 40 से 60% तक इतना पानी हम बचा सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछ रहा है आपसे इन विच एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम आर रॉज ऑफ ट्रीज अल्टरनेटेड विद रॉज ऑफ एनुअल क्रॉप्स। बहुत शानदार है, बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें। किस कृषि वानिकी प्रणाली में वृक्षों की कतारें वार्षिक फसलों की कतारों के साथ अदल बदल कर लगाई जाती हैं? बताइए, सेल्टर बेल्ट, एली क्रॉपिंग, सिल्वो पास्चर या फिर बिखरी हुई रोपाई। बताएं, आंसर हो जाएगा मेरे भाई इसका ऑप्शन बी, एली क्रॉपिंग इसको हम कहते हैं। चलिए तो 40 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे 40 में ग्रास कार्प इन कंपोजिट फिश कल्चर इज मेनली इंट्रोड्यूस्ड टू। पूछा है समग्र मछली पालन में ग्रास कार्प को मुख्यतः किस उद्देश्य से डाला जाता है?
देखो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी। अभी अभी हमने इसको ऊपर देखा था, खरपतवार के नियंत्रण के लिए, वीड कंट्रोल के लिए इसको हम डालते हैं। ठीक है, सिंपल कहानी है, बता देता हूँ। ग्रास कार्प इज इक्वल टू वीड ईटर, जो फिश रहती हैं है ना, जो वीड को खाती हैं, ऐसी फिशेस, उनके लिए इसको डाला जाता है। और पॉन्ड में ये काम ये करती हैं कि जल जो खरपतवार रहता है उसको खा लेते हैं, पानी को साफ रखते हैं, इसी के लिए हम इसको डालते हैं। ठीक है, आसान है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। 41 पे चलते हैं, पूछ रहा है आपसे। चलिए बताइए, एकीकृत मछली पालन में जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कौन सा घटक इनमें से इंपॉर्टेंट है, बताएं। खाद्य का पूर्ण अभाव होना चाहिए, गलत हो जाएगा। जलीय पौधों का अभाव, गलत। मछलियों को न खिलाना, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा प्रॉपर एरेशन एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, जल में उचित बातन, देखिए उचित बातन और घुलित ऑक्सीजन का स्तर इसमें होना चाहिए। देखो सिंपल बता देता हूँ, इंटीग्रेटेड जो फिश फार्मिंग है ना, अगर पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा तो मछलियाँ स्ट्रेस लेंगी, उनका ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, और इसलिए सबसे क्रिटिकल जो कंपोनेंट है वो होता है मेरे भाई ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे। ठीक है, ये बिल्कुल हमको याद रखना है। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ना, वो कितना होना चाहिए, 5 से 8 मिलीग्राम पर लीटर, इतना रिक्वायर्ड इसका होता है। ठीक है, चलिए मैन्योर का अभाव वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, हमारे काम की यहाँ पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। कौन सी देसी गाय नस्ल अपने द्विउद्देशीय गुण, यानी कि दूध और काम, इन दोनों के लिए जानी जाती हैं। पता है आपको, काम भी करती हैं वो, देखिए मिल्क और ड्रॉट दोनों के लिए जानी जाती हैं। बताइए कौन सा आंसर इसका हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा थारपरकर, ऑप्शन सी। ठीक है, ये थारपरकर है, ये बेसिकली आपको इंडिया में राजस्थान में देखने को मिलेगी, है ना। डेजर्ट में रहती है, बहुत ज़्यादा ये मेहनती होती है। एक तो इसकी दूध की जो क्वालिटी रहती है वो भी अच्छी रहती है, प्लस इसके जो मेल रहते हैं वो बैल, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो बहुत सारा काम भी वो करते हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे। देखो रेड जो सिंधी है ना, ये केवल मिल्क वाली अच्छी ब्रीड है ये। और गिर की जब हम बात करेंगे ये, तो ये हैवी मिल्क ब्रीड है ये भी, है ना। ड्रॉट में काम नहीं कर, ड्रॉट मतलब सूखे में काम नहीं कर सकती है ये। और जो साहीवाल है ये भी भाई ड्रॉट में काम नहीं कर सकती। ये सारी की सारी, ये तीन है ना, रेड सिंधी, गिर और साहीवाल, ये दूध में अच्छी रहती हैं। लेकिन ये जो थारपरकर है ये दूध में भी अच्छी रहती है और काम वाली भी बहुत रहती है। और ये कैसे रह सकती है मेरे भाई, ड्रॉट में, सूखे में रह सकती है, इसलिए राजस्थान में देखने को ही मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, पूछ रहा है आपसे कि भारत में बैकयार्ड द्विउद्देशीय अंडा और मांस, इसके लिए कौन सी नस्ल व्यापक रूप से जानी जाती है, बताइए। तो इसके लिए हो जाएगा मेरे भाई वन राजा, इसको हम जानते हैं, सिंपल है। देखो वन राजा क्या है, बैकयार्ड के लिए सबसे फेमस ड्यूल पर्पज बर्ड होती है जी। अंडा भी ज़्यादा देती है, इसमें वजन भी अच्छा रहता है, वजन अच्छा होगा तो मीट के पर्पज से ज़्यादा जाएगी, है ना। और इसमें जो डिसीज़ को सहन करने की जो रेसिस्टेंस क्षमता रहती है वो भी इसमें ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा ये बताइए, वाइट लेगॉन, ये बताइए, ये प्योर एग टाइप है, केवल एग के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है, बाकी चीज़ें इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। बाकी बताइए, एक आपसे बोल रहा है रोड आइलैंड रेड, ये बताइए ये कैसी होती है। ये भी ड्यूल पर्पज है, लेकिन बैकयार्ड में इसको हम नहीं पाल सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस, बहुत ज़्यादा कंडीशंस अच्छी बनानी पड़ती हैं। कड़कनाथ बताइए भैया, बड़ा ही प्रीमियम क्वालिटी का मीट है, इसकी ब्रीड, इसके एग प्रोडक्शन कम होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन का कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा वन राजा का इसके बारे में अगर बताएं तो आप मुझे बताइए कि ये कितना अंडे लगभग देता है। तो ये 150 से 180, क्या सर ये पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा, बस बता दिया आप लोगों को। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है जो ICR है ना, इसके हैदराबाद की जो ब्रांच है, जो इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 44 पे पूछ रहा है आपसे, विच टाइप ऑफ फिश कल्चर इन्वॉल्व्स कल्चरिंग फिश अलॉन्ग विद पैडी इन द सेम फील्ड। कौन सी मत्स्य पालन प्रणाली में धान की खेत में ही मछलियों का पालन कर लिया जाता है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, बताइए धान की खेती में ही मछली का पालन करना, इनमें से कौन सा हो जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, पैडी कम फिश कल्चर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, धान के खेते में छोटे से बंड्स बना दिए जाते हैं, उन्हीं में पानी रख दिया जाता है, मछलियों को छोड़ दिया जाता है, तो धान भी हो रही है और मछलियाँ भी धीरे धीरे खा पी के बड़ी हो रही हैं उसमें। तो इनकम कैसी हो रही है मेरे भाई, डबल हो रही है, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, चलिए ये केज कल्चर है, ये बताइए, पॉन्ड में रिजर्वायर बना देते हैं, केज डाल देते हैं, केवल उसी में रहती हैं जी, तो ये वाली गलत हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 45 पे चलते हैं। इन डक कम फिश फार्मिंग, इन डक कम फिश, देखो ये जहाँ पे कम लिखा रहता है इसका मतलब है प्लस एक तरह से, तो जहाँ पे डक
और फिश, इन दोनों को ऐड करके फार्मिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो बताओ डक इम्प्रूव्स पॉन्ड प्रोडक्टिविटी मेनली बाय, किसकी वजह से तालाब की उत्पादकता को ये बढ़ा देती है। देखो एक ही पॉन्ड है, उसी में डक रह रही है, उसी में फिश रह रही है। अब वो ये कह रहा है कि ये डक में ऐसा क्या होता है कि वो इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है पॉन्ड की को, ठीक है। अगर इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डक भी बढ़ेंगी, फिश भी बढ़ेंगी। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई, दे परफॉर्म नेचुरल एरेशन एंड स्टिर पॉन्ड मड, वे प्राकृतिक वातन करती हैं और तालाब की मिट्टी को हिलाती डुलाती रहती हैं, ठीक है। तालाब का सारा जल छानती हैं, गलत। कीटों को मारती हैं, नहीं। वे तालाब के जल में एंटीबायोटिक बनाती हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 46 है, भारत में किस बागवानी वर्ग का निर्यात संभावनाएं सबसे ज़्यादा अधिक है। विच हॉर्टिकल्चर सेगमेंट हैज़ द हाईएस्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन इंडिया। अच्छा सवाल है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, सरकार इस पर बहुत ज़्यादा काम भी कर रही है ना। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, कट फ्लावर हो जाएगा क्या, या फिर आम का पल्प हो जाएगा, मसाले या फिर केला, बताइए। तो देखिए मसाले हो जाएंगे स्पाइसेस, है ना। अंग्रेज़ों के टाइम से कि ये तो भाई सबसे ज़्यादा बेस्ट रहा है अपना। तो दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक और निर्यातक कौन है, इंडिया है। स्पाइसेस की हॉर्टिकल्चर में सबसे हाई एक्सपोर्ट वैल्यू देते हैं, कौन देते हैं बताइए। एक तो पेपर देते हैं जो काली मिर्ची रहती है वो, इसके अलावा जो कार्डेमम रहता है वो, और जो टर्मरिक है वो, और चिली, ये सबको हम लाइन से लगा देते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है। इतना याद रखो बस कि 75% जो वर्ल्ड का स्पाइस प्रोडक्शन है उसमें इंडिया कंट्रीब्यूशन करता है। देख रहे हो एक तरफा राज है अपना यहाँ पे। चलिए 47, तभी तो अंग्रेज आए और रुक गए, फिर गए नहीं वो। 47 की बात करते हैं। ये पूछ रहा है आपसे कि इन एग्रो फॉरेस्ट्री बाउंड्री प्लांटेशन रेफर्स टू, किस चीज़ को ये इंडिकेट करता है बाउंड्री प्लांटेशन, बताइए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी, प्लांटिंग, खेत की सीमा पर वृक्षों को लगा देना। ये तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, बहुत सारे लोग करवाते हैं इसको। खेत की बाउंड्री पे, ये आपका खेत है और इस खेत की बाउंड्री पे आपने बढ़िया मोटे मोटे बड़े बड़े इतने पेड़ आपने लगा दिए, ठीक है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, शेड खेत पे पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाता है, सॉइल की इरोजन जो होती है ना, मट्टी का कटाव रहता है, वो भी इसमें रुक जाता है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसमें आपको अब जानने की चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ऑप्शन ए ये कह रहा है खेत के बीच में पेड़ लगा देना, इसको कहते हैं मेरे भाई सेंटर में प्लांटेशन करना, इसको कहते हैं ऑर्कार्ड मॉडल। ये आपसे पूछा जा सकता है। जो चीज़ें जानने की हैं वही मैं बताऊँ, ऑर्कार्ड मॉडल इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा बाकी चीज़ यहाँ पे जानने की, प्लांटिंग ओनली फ्रूट क्रॉप्स, ये क्या है, कोई सेंस है इसका, इसको तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा बोल रहा है कि घास के साथ पशुपालन करना, इसको बोलते हैं मेरे भाई, जो अभी अभी ऊपर हमने देखा था, सिल्वो पास्टोरल, ठीक है, ये चीज़ बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। कह रहा है इनमें से कि विच इंटीग्रेटेड मॉडल इज मोस्ट सूटेबल फॉर ट्राइबल हिली रेनफेड रीजन्स। समझ आया, जनजातीय, पहाड़ी तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए कौन सा एकीकृत मॉडल सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पे माना जाता है, ये आपको बताना है, बताइए। डेयरी हाई इनपुट फोडर, गोटरी, हॉर्टिकल्चर, बैकयार्ड पोल्ट्री, यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो इन क्षेत्रों की खासियत ये होती है, एक तो रॉकी लैंड होता है इनका, है ना, और इनका जो इरिगेशन होता है वो काफ़ी लो होता है, ठीक है। और जो स्कैटर्ड फील्ड यानी बिखरे हुए खेत यहाँ पे होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सूटेबल ये रहता है। देखो गोट है, इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, तो सूखे में भी ये रह सकती है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर हमको करना है, जिसमें हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स आसानी से यहाँ पे उगा सकते हैं, और जहाँ पे जगह रहती है यहाँ पे खूब, तो उसमें बैक यार्ड में हम पोल्ट्री जो पालन हम कर सकते हैं, जिससे हमको न्यूट्रिशंस और एक्स्ट्रा इनकम हमको प्राप्त हो जाती है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेयरी प्लस हाई इनपुट फोडर, इनके लिए मेरे भाई वाटर जो है इनकी इसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि पिगरी ओनली, ये जो पिगरी ओनली है तो वैसे ही मेरे भाई मार्केट में डिमांड इशू ही हो जाएगा। मान लो इसकी ज़रूरत ही नहीं है उगा के, अब आप इनको पाल के घर पे बैठे हो, क्या करिएगा इसका, है ना। चलिए तो ऑप्शन डी है यहाँ पे, कह रहा है पॉली हाउस वाला। देखो इस पर याद रखना मेरे भाई, हाई कैपिटल मतलब इसमें रुपए, इसमें पैसे इसमें बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा हिली जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे तो ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चलिए 49 पे चल रहा है, कह रहा है कि मत्स्य पालन में पॉलीकल्चर क्या होता है, बताइए। मछली पालन में पॉलीकल्चर हम किस चीज़ को बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो इसको हम बोलते हैं मेरे भाई केवल एक तेज वृद्धि प्रजाति का पालन, ये तो गलत ही हो जाएगा। कई प्रजातियों का पालन जिनकी भोजन आदत एक दूसरे को पूरक करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
देखो पॉलीकल्चर में क्या होता है, अलग अलग डेप्थ पे मछलियों को रखा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कटला है उसको हम सरफेस पे रखते हैं, अभी अभी तो बताया था। जो रोहू है उनको हम कॉलम में रखते हैं, बाकी जो मृगल है उसको हम बॉटम में रखते हैं। और ग्रास कार्प जो होती है, ग्रास कार्प, इसको, ये जो बीड सबसे नीचे की तरफ ये भी रहती है, सिल्वर कार्प रहती है, ये प्लांक्टन को खाती है। सिल्वर कार्प क्या करती है, प्लांक्टन रहता है उसको ये खाती है। यानी कि पॉन्ड का 100% यूटिलाइजेशन हमको करना है। ऐसी मछली नहीं रखनी है कि वो नीचे तले में बैठी रहती है, तो ऊपर का जो पानी है इतना बड़ा एरिया बना है उसका हम क्या करेंगे। इसीलिए मेरे भाई ये पॉलीकल्चर हम किसको कहते हैं, एक ही पॉन्ड के अंदर कई सारी मछलियाँ उनको हम रख देते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन ए कह रहा है सिंगल प्रजाति, इसको बोलते हैं मेरे भाई मोनोकल्चर, ठीक है। और ये कह रहा है पिंजरे में बंद करके, इसको कहते हैं केज कल्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 50 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ लाइफ स्टॉक इंटीग्रेशन इन फार्मिंग सिस्टम, कृषि प्रणाली में पशुपालन एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ इनमें से कौन सा होता है। चलिए तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक का उपयोग बढ़ाना, गलत। श्रम की आवश्यकता समाप्त, गलत। रिडक्शन ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी, गलत। न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग एंड डाइवर्सिफाइड इनकम, इनकम को बढ़ाना, डाइवर्सिफाई करना, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सिंपल है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। देखो इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग है ना, जो इसमें यहाँ पे हमसे पूछा गया है इंटीग्रेशन करना है इस फार्मिंग का, याद रखना मेरे भाई फर्टिलाइजर की जो कॉस्ट है ना वो 36 से 60% तक इससे कम हो जाती है, ठीक है। कैसे समझाया था कई बार मैंने इसको बताया, जैसे आपने लाइव स्टॉक एनिमल्स को रखा है, अब वो उनका जो मैन्यूर होगा, उनका जो वेस्ट होगा, वो मेरे भाई क्रॉप के लिए काम आएगा, ठीक है। और क्रॉप जो होंगी उससे फोडर यानी चारा बनेगा, और ये जो चारा है ये बेसिकली एनिमल्स हैं, इनके काम आएगा। फिर एनिमल्स क्या करेंगे मेरे भाई, जो वेस्ट मटेरियल उनका होगा, गोबर होगा, जो भी होगा, वो हमको फिर से खाद बनेगा और क्रॉप पे फसल हैवी सॉरी क्रॉप में हमको बेनिफिट करेगा। फिर इससे फसल आएगी, फसल फिर से एनिमल्स के पास जाएगी। तो इस तरह से ये चीज़ें घूमती रहती हैं और इससे जो खाद है उसका प्रोडक्शन, वो सॉरी खाद का जो ज़रूरत है खपत, वो कम हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 पे चलते हैं मेरे भाई। चलिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, पूछ रहे हैं आपसे कृषि मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन आपको बताना है कि एकत्रीकरण और संग्रह इसके बाद कौन सा चरण आता है। अब ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको समझना है, क्योंकि इसके जितने भी चरण होते हैं वैल्यू चेन के, वो मतलब ऐसे मान लो कि फार्मिंग, खेत से लेकर के और कस्टमर तक कोई प्रोडक्ट का पहुंचना, इसके बीच में एक इस प्रोडक्ट की पूरी यात्रा होती है, उसको हमें जर्नी को समझना है। तो ये आपको सारे देखने पड़े, क्योंकि इसमें से किसी के बाद की चेन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले आप प्रोडक्शन याद रखेंगे, शॉर्ट में लिखूंगा मैं। सेकंड नंबर पे देखिए, फर्स्ट पे आएगा प्रोडक्शन, सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई एग्रीगेशन, यानी कि इसको कलेक्शन हम एक तरह से कह सकते हैं, कलेक्ट करना उन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे भाई आती है प्रोसेसिंग प्लस वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मैंने आपको बताया, उसकी पैकिंग करना, ग्रेडिंग करना और उसमें चीज़ों को ऐड करना, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद देन अलग से पैकेजिंग का भी एक आता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद मेरे भाई रिटेल आता है, और रिटेल के बाद मेरे भाई कंजम्पशन यानी कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब इसमें से बताओ कहाँ से इसने पूछा है, एकत्रीकरण एवं संग्रह, ये कौन सा वाला है बताइए, सेकेंड है कलेक्शन वाला, ठीक है। इसके बाद का पूछ रहा है, तो बाद का क्या है इसमें से बताओ मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा। इसमें आ जाएगा भाई प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, यही तो है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। यानी सामान को इकट्ठा करो और उसके बाद अगला काम इसका होता है उस पर कोई प्रक्रिया करके उसका मूल्य बढ़ाओ, मूल्य उसका वर्धन करो, ठीक है। तो प्रोसेसिंग से जो प्रोडक्ट है ना उसका 2 से लेकर के 10 गुना तक टाइम जो इसका रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प किसान उत्पादक संगठन FPO यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, डिफाइन करता है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, कह रहा है एक कोऑपरेटिव सोलली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, गलत, बिल्कुल ही ये तो कैसे भी नहीं हो सकता। चलिए सेकंड हम देखते हैं, अ कलेक्टिव ऑफ फार्मर्स दैट अंडरटेक्स इनपुट परचेजेस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ लो। FPO क्या है, किसानों का एक ग्रुप है जो मिलकर ये काम करता है कि जो इनपुट्स हैं वो सस्ते में खरीद रहे हैं हमको, और जो बिक्री हमें सेल करनी है वो सामूहिक रूप से सबको मिलके करनी है, ठीक है। प्रोसेसिंग करना, स्टोरेज करना, इसको सबको अलग अलग नहीं करना है, हम मिलके सब करेंगे, ठीक है। एक तरह से क्या होता है भाई, ये बार्गेनिंग पावर रहती है ना किसानों की, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और याद रखना मेरे भाई नाबार्ड जो होता है ना, ठीक है, नाबार्ड प्लस SFAC, ये इसको प्रमोट करते हैं FPOs को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछ रहा है
कि नाबार्ड के दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस के अनुसार एक एफपीओ सामान्यतः किस कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होता है? अच्छा सवाल है जो मैंने आपसे ऊपर दिया है, उसी का ही अगला वाला पार्ट है। चलिए आपसे पूछ रहा है सेक्शन 8 कंपनी का, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी तो कहीं पे सेक्शन दिया ही नहीं गया है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखो नाबार्ड ने ना गाइडलाइन बनाई है, ये तो आपको पता चल गया। अब देखो एक एक्ट है जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई प्रोड्यूसर कंपनी, या फिर इसको बोलते हैं कंपनी एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसका एक सेक्शन है 8 सेक्शन। ठीक है, ये होता है मेरे भाई नॉन फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज़ करता है प्रोड्यूसर कंपनी, सबसे कॉमन मॉडल यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, मिनिमम इसमें याद रखेंगे 10 प्रोड्यूसर्स चाहिए होते हैं हमको। ठीक है, कितने चाहिए होते हैं ये भी आपसे पूछ सकता है कि 10 प्रोड्यूसर इसमें हमको चाहिए होते हैं। ठीक है, और इसमें ये शेयर होल्डर्स फार्मर ही होते हैं, ये भी चीज़ें याद रखेंगे। एफपीओ को गवर्नमेंट से कोई सहायता मिलती है, ये भी आप याद रखेंगे, कई प्रकार की मिलती है, जैसे इक्विटी ग्रांट दे दिया, क्रेडिट की गारंटी दे दी, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 54 कह रहा है आपसे विच कॉम्पोनेंट इज इसेंशियल इन एस्टैब्लिशिंग अ सस्टेनेबल रूरल एंटरप्राइजेस। एक सतत ग्रामीण उद्यम स्थापित करने के लिए कौन सा घटक इनमें से अनिवार्य होता है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। हाई एंड इम्पोर्टेड मशीन्स, केवल महंगी विदेशी मशीनरी कैसे हो सकता है बताइए, इससे थोड़ी होगा। चलिए सेकंड बताइए मार्केट लिंकेज एंड बिजनेस प्लानिंग, बाजार से जोड़ना और बाजार को जोड़ने के साथ बिजनेस की प्लानिंग करना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि गांव में अगर आपको उद्यम स्थापित करना है एक सतत ग्रामीण, तो यही हमें काम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो क्या होता है। कोई भी रूरल जो बिजनेस होगा उसका असली जो काम होगा कैसे होता है, एक तो उसको मार्केट का पता होना चाहिए कहाँ पे है, उसको पता होना चाहिए उसकी डिमांड वहाँ पे कितनी है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन होना चाहिए कि हम यहाँ पे जितना उगाएंगे उसमें पैसा लगेगा, फिर हम इसको यहाँ से मार्केट तक लेकर के जाएंगे, वो पूरा पूरा का पूरा जो लेबर लगेगा और यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन होनी चाहिए। इसके बाद सेल कैसे करना है, सेलिंग चैनल्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए। तभी भाई मेरे भाई सारी की सारी चीज़ें होंगी, ये बिजनेस प्लानिंग के अंतर्गत ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। बाकी अप्रशिक्षित मानव बल का अभाव, ये पढ़ते ही समझ आ रहा होगा कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना 80% जो रूरल गांव में जो एंटरप्राइजेस रहते हैं वो फेल इसीलिए हो जाते हैं कि मार्केट की स्टडी वो लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नहीं है इतनी सुविधाएं वहाँ पे तो नहीं कर पाते हैं। चलिए 55 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कृषि प्राथमिक प्रसंस्करण प्राइमरी प्रोसेसिंग का उदाहरण इनमें से है बताइए। अच्छा सवाल है, ऐसे ही सवाल आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। चलिए अनाज की सफाई और ग्रेडिंग, यही हो जाएगा हमारा पहला वाला ही आंसर। बाकी सारी चीज़ें बता देता हूँ। मैंने जैसा आपको बताया था कि प्राइमरी प्रोसेसिंग सबसे बेसिक लेवल की प्रोसेसिंग होती है, जैसे मैंने बताया सफाई करना, ग्रेडिंग करना, सुखाना, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए बाकी सारी चीज़ें और मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बोल रहा है मेरे भाई इंस्टेंट नूडल्स ये बनाना, ये सेकेंडरी जो प्रोसेस होगी उसमें ये आता है। ठीक है, बाकी आपसे बताएं फ्लेवर्ड की जो ड्रिंक है अगर इनको बनाना तो ये हाई लेवल की प्रोसेसिंग रहती है, ये फर्स्ट सेकेंडरी इनमें से किसी में भी नहीं आएगा। इसके बाद आता है रेडीमेड डोसा बैटर पैकेजिंग, तो ये भी सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आता है। ठीक है, इतना सा आप याद रखेंगे। चलिए 56 पे चलते हैं। कह रहे हैं आपसे सेकेंडरी कृषि मुख्यतः किससे संबंधित है, फिर से वही सारी चीज़ आ गई, बताइए। ओनली कल्टीवेशन गलत, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट इसी से रिलेटेड ये हो जाएगा। ठीक है, साफ सफाई ये सारी की सारी चीज़ें फर्स्ट से होती हैं, प्राइमरी से होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर ऐसा काम जिसमें प्रोड्यूस को या प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड उसमें करना, ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे मिल्क है। ठीक है, ये तो प्राइमरी का हो गया, लेकिन जो पनीर है ये सेकेंडरी का हो जाएगा। टोमेटो प्राइमरी का हो जाएगा, लेकिन उससे केचप बना देना, यानी आपने वैल्यू ऐड कर दी, पैकेजिंग कर दी, ये सारी की सारी चीज़ें, उसमें प्रिजर्वेटिव मिला दिए, तो ये सेकेंडरी का हो जाएगा। हल्दी है ये प्राइमरी का, लेकिन हल्दी का पाउडर पैकेट में बना के आप बेच रहे हो, ये सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखना। सेकेंडरी एग्रीकल्चर है, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। चलिए 57 पे चलते हैं। 57 ये ना, हाँ, कौन सी योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के क्लस्टर आधारित विकास का लक्ष्य रखती है बताइए। तो PMFME स्कीम है ना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण औपचारिकरण योजना। समझ लो ये माइक्रो फूड जो प्रोसेसर रहते हैं उनके क्लस्टर को ODOP जो मॉडल है उससे जोड़ती है, ODOP मॉडल से जोड़ती है। चलती नहीं है पेंसिल, क्या हो गया इसमें,
ओडीओपी से ही जोड़ती है। ठीक है मेरे भाई, याद रखना 10,000 करोड़ का इसके लिए बजट सरकार ने दिया था। ओडीओपी अप्रोच करती है जो फॉर्मल बूस्ट रहता है उसको ही। पीएम किसान पूछ लेगा तो ये इनकम सपोर्ट करती है, सिंपल है। और पीएमएफवाई ये तो इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है। ठीक है, एनएफएसएम ये क्या है, खाद्य सुरक्षा मिशन, ये तो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा हमारा। 58 पे चलते हैं। कह रहा है एक टर्म है, एक शब्द है वैल्यू एडिशन, इससे क्या मतलब है बताइए। बहुत सिंपल तो है, आप बता सकते हो आसानी से। उत्पाद के बाजार मूल्य को कम करना नहीं। एनहेंस प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे, प्रोसेसिंग के थ्रू, पैकेजिंग के थ्रू, ब्रांडिंग के थ्रू, है ना, आ जाएगा। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं कई बार। 59 पे चलते हैं। इन अ रूरल फूड एंटरप्राइजेस, कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बैरियर दैट प्रिवेंट्स स्केलिंग अप। एक ग्रामीण खाद्य, अगर गांव में आपने कोई छोटा सा उद्यम लगा लिया है तो सबसे प्रमुख इसकी बाधा स्केलिंग कौन सी होती है जो इसको रोक देती है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक्सेस टू ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, गलत। कह रहा है लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बाकी तकनीकी प्रशिक्षण की सहायता, देखो ये भी है, नहीं होती है, ये भी वहाँ पे तकनीक, इसका भी अभाव होता है। और SHG नेटवर्क, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, देखो आंसर तो हमारा सी भी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा ये है। जैसे मान के चलिए बहुत सारी ऐसी भी फसलें रहती हैं जिनमें बहुत टेक्निकल सहायता नहीं चाहिए होती है, लेकिन वो इसलिए भी वहाँ पे ख़राब हो जाते हैं क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं होते और लॉजिस्टिक्स का वहाँ पे अभाव होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब मिल्क है, अब मिल्क के लिए जैसे भैंसें होती हैं, गाय रहती हैं, उनका दूध निकालना है, उसके लिए कौन सी तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए, वहाँ पे नहीं चाहिए। लेकिन इसको ये ख़राब हो जाएगा जब यहाँ पर डेयरीज़ नहीं होंगी और जो चिलिंग प्लांट्स रहते हैं जहाँ पे इनको पास्चराइज किया जाता है या इनको चिल करके ठंडा रखा जाता है, तो ये जब नहीं होंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। अब जो फ्रूट्स हैं, अब इसके लिए क्या टेक्निकल प्रशिक्षण चाहिए, इसलिए देखिए है तो ये भी, लेकिन इसके आगे इसको हम नहीं लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। 60 पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ रूरल एंटरप्राइजेस मोस्ट इफेक्टिवली सपोर्ट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एम्पावरमेंट, बताइए कौन सा ऐसा ग्रामीण उद्यम है जो महिलाओं की भागीदारी और उनको सशक्त बनाता है, बताएं। बहुत अच्छा सवाल है, आने वाला सवाल है मेरे भाई। ये बताओ, इंडिविजुअल लार्ज स्केल फार्मिंग, बिल्कुल। उच्च तकनीकी मशीनीगत फैक्ट्रियां, निजी थोक मंडियां, नहीं। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो इसको याद रखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ लो थोड़े से। इसमें क्या रहता है, जो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, खुद से समूह बना लिए जाते हैं। इस यूनिट में क्या होता है, जो वुमेन है वही तो इसकी लीडर होती है, वही इसको मैनेज करती है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी लो होता है। लोकल मार्केट्स में ये वहीं पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और इनकी रेगुलर इनकम ये होती है। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, डिसीजन मेकिंग भी बढ़ती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 61 पे चलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप वही वाला है, SHG जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। प्राइमरली फॉलो विच क्रेडिट मॉडल, इनमें से कौन से ऋण मॉडल का पालन इनमें से ये करता है, बताइए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई, ग्रुप बेस्ड माइक्रो क्रेडिट मॉडल, यानी आपस में ही ये छोटे छोटे ग्रुप्स रहते हैं, वही अपने आप कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं कोई ऐसा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है SHG, जिसमें 10 से 20 जो महिलाएं हैं वो इसमें काम करती हैं। ठीक है, तो मेरे भाई ग्रुप के नाम पे इनको लोन मिल जाता है। ठीक है, और रीपेमेंट ये कलेक्टिवली एक साथ मिलकर के करते हैं और इस पे इंटरेस्ट भी काफ़ी कम मिलता है, मतलब लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लोन जब भी लेते हैं ना तो उसको वापस करते हैं, उसको कहते हैं रीपेमेंट करना। तो जो महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, इसका रीपेमेंट करना इसको 95 to 98% है, मतलब इतना पैसा वापस आ जाता है। इतना शानदार ये सिस्टम है। बाकी तो आप जानते हो, एक बार कोई लोन ले लेता है तो वो वापस नहीं करता, सीधा देश छोड़ के भागता है ना। तो ये चीज़ 62 पे चलते हैं मेरे भाई। पूछ रहे हैं आप, इनमें से कौन सा विकल्प ग्रामीण आजीविका में सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखो ऐसी महिलाओं से जुड़े हुए सवाल, एग्रीकल्चर की नई नई चीज़ों से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, जिनसे कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ पॉजिटिव इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी में, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, मेरा तो ऐसा ही मानना है। चलिए बताइए, सर्वोत्तम रूप इनमें से कौन सा दर्शाता है, आंसर बताएं इसका कौन सा हो जाएगा। महिलाओं के सहयोग को कम करना, भाई कैसे, ये तो बिल्कुल ही घटिया बात हो गई। ऋण लेने पर प्रतिबंध, केवल सामाजिक कार्यक्रम नहीं। फैसिलिटेटिंग सेविंग्स, क्रेडिट एक्सेस एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रिएशन, यानी उद्यम निर्माणों को प्रोत्साहित करना, ये आंसर हमारा इसका हो जाएगा। रूरल इकोनॉमी का सबसे बड़ा एम्पावरमेंट टूल क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ही तो होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 63 कह रहा है आपसे, कृषि मूल्य श्रृंखला, इनमें कौन सी गतिविधि अधिकतम आर्थिक मूल्य उत्पन्न करती है। फिर से पढ़ो, इंग्लिश में कह रहा है, इन एन एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन विच एक्टिविटी क्रिएट्स मैक्सिमम इकोनॉमिक वैल्यू, बताइए। प्राइमरी प्रोडक्शन अलोन,
क्या ये होगा हमारा आंसर, या फिर वैल्यू एडिशन ब्रांडिंग और मार्केटिंग, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये भी गलत, ट्रांसपोर्ट ओनली, हार्वेस्टिंग ओनली, कोई सेंस का नहीं है। देखो क्रॉप उगाने से कम कमाई होती है, लेकिन प्रोडक्ट को आप प्रोसेस करके कोई ब्रांड बना दो। जैसे एग्जांपल के लिए आप गेहूं बेचने के लिए, जैसे आप गेहूं उगाते हो अपने गांव में, ठीक है, अब वो गेहूं जाएगा, मान के चलते हैं कि 25 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है, लेकिन वहीं जो आटा है, अगर आप उसको पीस के आटा बना के उसको करेंगे तो वो 35 रुपीज़ केजी ऐसे जाएगा। तो कहने का मतलब है आप प्रोसेस करते हो उसको, अगर ब्रांड बना देते हो, पैकेजिंग कर देते हो, तो उसका जो प्रॉफिट है 4 से 10 गुना आपका हो जाता है, ठीक है। ये वाली चीज़ ये कहना चाहता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 64 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे ग्रामीण युवा कार्यक्रम, रूरल यूथ प्रोग्राम के तहत ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित करने में कौन सी संस्था प्रमुख भूमिका इनमें से निभाती है। भाई बिल्कुल लिख के ले लो, आने वाले सवाल हैं सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आसान है, आप बता सकते हो। ICAR KVK, इसको अभी हमने जस्ट ऊपर इसको देखा था, ठीक है। चलो समझ लो पहले थोड़ा सा, जो ग्रामीण युवा है ना, उनको किसान प्लस उद्यमी बनाना है। जैसे आप हैं, आप बोलेंगे नहीं हमें पढ़ाई नहीं करनी, हमें FSO नहीं बनना है, हम तो गांव जाएंगे, किसान बनेंगे, लेकिन किसान के साथ साथ उनको एंटरप्राइज, उनको उद्यमी भी बनाना, ठीक है। यही काम करता है मेरे भाई कौन, KVK। किससे मिल गई, ICAR से मिल करके करता है, ICAR से मिल करके करता है। KVK क्या होता है, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कोई नई चीज़, स्किल डेवलपमेंट चलाते हैं, इनका ये सेंटर होता है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। तो ये रूरल यूथ के प्रोग्राम्स हैं, इनको आर्या, शायद एक सेकंड, आर्या के नाम से इनको चलाया जाता है, ठीक है। चलिए, और भाई बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा काम की हमारी नहीं है। RBI का यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक है। NSG का कोई काम नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ये तो, सिक्योरिटी का इनका नहीं। ट्राई, ये तो टेलीफोन रेगुलेटरी वो रहती है, तो ये इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। चलिए 65 पे चलते हैं। एक ऐसा छोटा किसान जो मोटे अनाज आधारित प्रसंस्करण इकाई शुरू करना चाहता है, उसे सबसे पहले किस कारक पर ध्यान देना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए, बताइए। विदेशी मशीन चाहिए सबसे पहले उसको बताएं। लग्जरी पैकेजिंग चाहिए उसको, अरे क्या बात कर रहा है घटिया वाली। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात लाइसेंस, बिल्कुल नहीं, पहले उगा तो ले मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाकर निर्यात करेगा, बताओ। पहले उसको चाहिए कि मार्केट में डिमांड इसकी है कि नहीं है, ठीक है। व्यवहारिक उसको अध्ययन वहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बेसिक है, इसमें कुछ भी जानने की समझने की चीज़ मेरे भाई नहीं है। चलिए 66 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा मूल्य श्रृंखला का कार्य नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा नहीं है, बहुत आसान है, आसानी से आप बता सकते हो, बताइए। वैल्यू चेन का इनमें से कौन सा काम नहीं है। ग्रेडिंग करना है, बिल्कुल सर ग्रेडिंग करना तो है। चलिए और बताइए कौन सा है। एग्रीगेशन, एकत्रीकरण करना, कलेक्ट करना, मैंने बताया था अभी बना के कितने सारे, एकत्रीकरण करना होता है। पैकेजिंग करना भी होता है, लेकिन वेदर की फोरकास्टिंग, ये मौसम का पूर्वानुमान, ये नहीं होता है, ठीक है। ये आप याद रख लेंगे बहुत अच्छे से, आसानी से, ठीक है। चलिए 67 पे चलते हैं। विच इज़ द की एडवांटेज ऑफ क्लस्टर बेस्ड रूरल एंटरप्राइजेस। देखो मुझे पता है आप लोग कहीं और से भी क्वेश्चंस लगाते होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत जगहों से पढ़ के आए आप लोग आए होंगे। देखिए किसी यूनिट से इस तरह से अगर आपने क्वेश्चंस लगाए हों, इस लेवल के क्वेश्चंस लगाए हों जो आने वाले सवाल होते हैं, तब मुझे आप बताना। आप सोचिए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या चीज़ें पूछेगा वो ये पूछेगा कि एग्रीकल्चर कैसे करके ज़्यादा उसको प्रमोट किया जा सकता है, कैसे उसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, कैसे उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, कैसे एक किसान को हम उद्यमी बना सकते हैं, क्या क्या उनके चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या उसको सीखना चाहिए। अब देखो आपको कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही करके सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम की डिमांड यही होती है। कई जगहों पे ऐसा रहता है कि एग्जाम फैक्चुअल डेटा पूछना चाहता है आपसे, कई जगह पे आपसे वो कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है, और कई जगह पे आपसे वो व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल ज्ञान आपका चेक करना चाहता है। तो मुझे लगता है ये वाला जो यूनिट है ना, ये आपका प्रैक्टिकल ज्ञान जानने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये आप जानेंगे। चलिए तो हमारे 67 का आंसर बताइए मेरे भाई। क्लस्टर आधारित ग्रामीण उद्यमों का प्रमुख लाभ इनमें से कौन सा होता है, बताइए। हाईएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, नहीं, ये लाभ कैसे हो सकता है। प्रोडक्शन की कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो ये लाभ कहाँ होगा, ये तो नुकसान होगा हमारे लिए। बताइए। नो स्कोप ऑफ स्किल डेवलपमेंट, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सीमित रोजगार का सृजन, ये भी गलत हो जाएगा। शेयर्ड रिसोर्सेज, संसाधनों का साझा और सामूहिक विपणन, मार्केटिंग करना, ये इसका काम होता है, ठीक है। देखो क्लस्टर्स मॉडल क्या होते हैं, कई छोटे छोटे यूनिट्स एक ही जगह लगा दो, जैसे मशीन भी वहीं पे हों बहुत सारी, है ना, और स्टोरेज भी वहीं बना दिए, कलेक्टिव मार्केटिंग मार्केट्स भी वहीं बना दिए, कलेक्ट करने की चीज़ें मार्केट्स भी वहीं बना दिए। इसके लिए क्या होना चाहिए मेरे भाई, कॉस्ट कम होनी चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, इसका ये फ़ायदा होता है। समझ में आ रहा है ना। क्लस्टर आसपास बने हुए हैं, आपको कहीं जाना ही नहीं है, सब चीज़ें एक चेन से जुड़ी हुई हैं, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए 68 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे
पीजी, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर ग्रुप। ये बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, पहले तो ये क्या होता है यही जानेंगे और फिर क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शंस यहाँ पे इनके देखेंगे, उससे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा होता क्या। देखो, प्रोड्यूसर जो ग्रुप है ना, पीजीज, इनको थोड़ा समझ लो। ये जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनका एक छोटा सा ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे सर एफपीओ की तरह होता है क्या ये, जो हमने अभी एफपीओ देखे थे, तो देखो एफपीओ से छोटा होता है, एफपीओ बड़ा होता है, ये उससे भी छोटा होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसी लेवल के जो लोग होते हैं वो इसमें जुड़ जाते हैं। ये क्या करते हैं, मिल करके पहले ये जो इनपुट है वो ये खरीदते हैं। इनपुट मतलब क्या होता है, बीज हो सकता है, खाद हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है उसको, ठीक है। उसके बाद छोटे प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, पैकेजिंग, ऐसे ये काम करते हैं। इससे कॉस्ट कम होती है, प्राइस इनको बेहतर मिल जाती है। ये चीज़ आप काम करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट बता देता हूँ। जैसे पीजी जो है ना मेरे भाई, ये एफपीओ बनने का पहला स्टेप होता है। पहले पीजी बनते हैं, उसके बाद एफपीओ बनते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके अलावा ऑप्शंस पे चलते हैं भाई, कौन सा हमारा सही होगा। पहला पूछ रहा है कि इंडिविजुअल कंपटीशन। अरे इंडिविजुअल कंपटीशन नहीं करते, ये सारे के सारे कैसे हैं, ग्रुप बना के काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। कलेक्टिव परचेजिंग करना और स्मॉल स्केल वैल्यू एडिशन करना, ठीक है। क्या किया, छोटा सा आप एक चक्की खरीद के ले आए। अब आपके गांव में गेहूं तो होते हैं, तो आप 4-5 लोग गए और इस चक्की खरीद के बड़ी वाली ले आए। एक व्यक्ति गया, वो उसके पैकेट जो कट्टे रहते हैं पैक करने वाले, वो खरीद के ले आया। और 2-3 लोगों ने आपने मिलकर क्या किया, उन गेहूं को आटे में कन्वर्ट किया, और आटे में कन्वर्ट करके मेरे भाई कट्टों में पैक किया और ले जाके मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है। ये इसकी बातें यहाँ पे कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 पे चलते हैं कि खाद्य मूल्य श्रृंखला, यानी कि विच स्टेज इन अ फूड वैल्यू चेन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस प्रोडक्ट सेल्फ लाइफ। इनमें से कौन सा चरण है जो उत्पाद की सेल्फ लाइफ को सीधे सीधे प्रभावित करता है। भाई बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के सवालों को बनाया गया है। अब देखिए एग्रीकल्चर को कैसे जोड़ दिया, किस चीज़ से, फूड से, फूड साइंस से जोड़ दिया, सेल्फ लाइफ से जोड़ दिया, है ना। इस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या कटाई, प्राथमिक संस्करण, परिवहन, नहीं, पैकेजिंग हो जाएगी। देखिए आपने क्या किया, आपने आटा तो बना दिया, लेकिन आपने जो पैकिंग की है वो गलत तरीके से कर दी, गलत चीज़ों में कर दी, तो उससे क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसकी सेल्फ लाइफ आटे की कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो सिंपल सी कहानी है, पैकेजिंग इससे रिलेटेड हो जाएगा। 70 पे चलते हैं। अ मिलेट बेस्ड एंटरप्राइज प्रोड्यूसिंग रेडी टू कुक मिक्स फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। कह रहा है एक मोटे अनाज आधारित उद्यम जो रेडी टू कुक मिक्स बनाता है वो कौन सी श्रेणी में आता है, बताइए। प्राथमिक, सेकेंडरी, तृतीयक, या फिर पारंपरिक खेती में आता है, बताइए कौन सी में आएगा, बता सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, आना चाहिए आपको। ये सेकेंडरी एग्रीकल्चर में आ जाएगा, द्वितीयक कृषि में आ जाएगा, थोड़ा सा समझ लो। प्राइमरी में क्या आएगा, देखो ये कह रहा है मोटा अनाज यानी कि मिलेट उगाते हैं, तो मिलेट को उगाना है ना, वो प्राइमरी का काम हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या हो गया, आपने इन मिलेट को रेडी टू कुक बना दिया, यानी कि प्रोसेसिंग कर दी इसकी और ब्रांडिंग कर दी इसकी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, एग्रीकल्चर का सेकेंडरी एग्रीकल्चर का फेज ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इनकम बढ़ाने का सबसे शानदार ये टूल होता है, ठीक है। प्राइमरी में क्या है, केवल खेती कर रहे हैं वो हो जाएगा। टर्सरी में क्या करेंगे हम, सर्विसेज हो गई, जैसे ट्रांसपोर्ट करना, कंसल्टेंसी करना, है ना, ये सारी चीज़ें। और कह रहा है यहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग, ये तो भाई प्रॉपर गलत हो जाएगा, इसके बारे में तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गलत है ये तो। चलिए 71 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे CGTMSE, सब बताऊँगा, योजना के अंतर्गत सूक्ष्म यानी कि माइक्रो एंड लघु स्मॉल उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी किस संस्था द्वारा समर्थित होती है, बताइए। चलिए नाबार्ड, सिडबी, ICR या फिर FSSAI, बताएं। देखो CGTMSE क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो। C से होता है मेरे भाई क्रेडिट, G से होता है गारंटी, और गारंटी उसके बाद फंड होता है, फिर ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। फिर से बता देता हूँ, CGTMSE इसका फुल फॉर्म है। हमेशा हर वर्ड से कोई वो शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, अलग अलग भी होते हैं कभी कभी। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। MSME जो है उसको कोलेट्रल लोन दिलाने में मदद ये करता है, ऐसे आप समझ लो, ठीक है। ऐसे समझो, इसमें मेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना वो होते हैं सिडबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। पहले तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अब देखो बैंक को गारंटी चाहिए होती है, जैसे आप किसान हो, आपको पैसा लेना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। आप लघु उद्यम चलाना चाहते हो कोई MSME के तहत, लेकिन आपको पैसा देने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, तो गारंटी जो है ना भाई सिडबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये उसकी लेती हैं,
समझ में आ रहा है ना, ये मतलब कोलेटरल फ्री जो लोन दिया जाता है यहाँ पे। रूरल जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ना, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे आप गांव में रहते हो, आप कोई यूनिट लगा सकते हो, लगाना चाहते हो तो ये आप इसके थ्रू आप कर, जैसे आपके यहाँ सरसों होती है, आपको पता है कि तेल बिल्कुल मिलावट का मिलता है हमारे आसपास के मार्केट में, हमें शुद्ध देना है, तो आप उसकी शुद्धता को अपनी ब्रांड बनाओ कि हम भाई पूरा 100% प्योर देंगे, और ऐसे करके आप जो अपना वहाँ पे एक यूनिट लगा के उसका तेल बना के पैक करके आप जो मार्केट में सेल कर सकते हो। सिंपल सी कहानी है। आपको जब पैसा चाहिए होगा तो आपके पास खेती नहीं हो, कुछ भी नहीं हो देने के लिए, उसके बाद भी आप जो सिडबी है, सिडबी आपका गारंटर बनता है, आपको पैसा वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, नाबार्ड की बात करेगा तो भाई एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट रीफाइनेंस है, ये CGTSE का ये मालिक नहीं है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ICR है, ये तो रिसर्च करती है, और FSSAI है भाई, इसका क्रिएटिव रेट देने से काम नहीं है, इसके बारे में तो आप अच्छे से जानते हो इसका काम क्या होता है। 72 बताइए, भारत की कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में निम्न में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती यहाँ पे देखने को मिलती है, बताइए। क्या मजबूत प्रसंस्करण अवसंरचना, देखो स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, दूर दूर तक नहीं है देखने के लिए। चलिए सेकंड थर्ड पे बताओ, ये कह रहा है एंटायर चेन इज फुली मैकेनाइज्ड, कहाँ है मैकेनाइज्ड, कुछ भी नहीं है। और इसके बाद सरप्लस कोल्ड चेन, ये भी नहीं है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन एंड पुअर स्टोरेज, टूटी हुई आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं और ख़राब भंडारण है। ठीक है, चलिए आप दूध आपने इकट्ठा कर लिया, अब गाड़ी लेने के लिए नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि रोड टूटी पड़ी है। समझ रहे हो, आपके गांव में प्लांट लगाए सब कुछ है, गाड़ी भी आ गई, रोड भी नहीं टूटी है, लेकिन लाइट नहीं आ रही। तो कहने का मतलब है कि ये सारी की सारी जो श्रृंखला है ना, ये गड़बड़ है, इसलिए यहाँ पे हमको नुकसान होता है। इसकी वजह से 20 से 30% नुकसान होता है अपन को हर साल। कौन सा मॉडल प्रशिक्षण प्लस इंक्यूबेशन के माध्यम से किसान आधारित सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित यहाँ पे करता है, बताइए। अच्छा सवाल है ये वाला भी। चलिए आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली इसका, तो RSETI एक मॉडल ये होता है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले तो इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है, ये रूरल के जो यूथ है ना उनको ट्रेनिंग देता है और इंक्यूबेशन देती है, जैसे डेयरी फूड प्रोसेसिंग कैसे लगानी है इनके बारे में बताता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी 30 से 60 दिन की इनकी ट्रेनिंग रहती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ए हो जाएगा। इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज, ये क्या होते हैं, क्रेडिट को एक्सेस मॉडल देते हैं, है ना, क्रेडिट एक्सेस मॉडल है एक तरीके से, ये भी ट्रेनिंग देते हैं लेकिन लिमिटेड होती है इनकी। MSP मॉडल क्या होता है बताइए, ये प्राइस सपोर्ट होता है, एंटरप्राइज से इसका रिलेशन कोई नहीं होता है। मतलब कि आपने किसान हो, आपने कोई भी चीज़ को उगाया है, और जैसे मान के चलो आपको उसमें खर्चा आया कि 10 रुपये पर केजी, इतना तो आपको खर्चा आया है, और मार्केट में उसको 8 रुपये का ही ले रहे हैं जो व्यापारी हैं वो, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिससे आपका पूरा खर्चा भी निकल आए और एक मिनिमम आपको कुछ अमाउंट वहाँ पे फ़ायदा मतलब प्रॉफिट के रूप में मिल पाए, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 74 पे चलते हैं मेरे भाई। इनमें से कौन सा एक फार्म गेट एंटरप्राइज माना जाता है बहुत अच्छा सवाल है, ये आने वाला सवाल है मेरे भाई। चलो बताओ, फार्म गेट किसको हम यहाँ पे एंटरप्राइज के रूप में जानेंगे या इसको मानेंगे, बताइए। तो देखो, कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्कुल नहीं, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग स्टील फैब्रिकेशन बिल्कुल नहीं, खेत पर सफाई करना ग्रेडिंग और पैकेजिंग की यूनिट्स अगर आपने डाल दी तो इसको हम मेरे भाई यहाँ पे बोलेंगे क्या, ये फार्म गेट एंटरप्राइजेस है, जो फार्म के पास ही लगा हो और वहीं पे वैल्यू एडिशन कर रहा हो। समझ में आ गया ना, ये चीज़ हो जाएगी। मतलब फार्मर को तुरंत एक बेटर प्राइस दे रहा है, कहीं आपको जाना नहीं है वहीं का वहीं। इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी कम हो जाती है ना, ले जाने में जो खर्चा आपका आता है वो इससे बच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 75 पे चलते हैं। नाबार्ड और KVK ये दोनों मिलकर प्रणालियों के तहत कौन सा आजीविका दृष्टिकोण व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है, बताइए। चलिए बताइए। तो मेरे भाई, सिंगल क्रॉप डिपेंडेंट फार्मिंग गलत, कह रहा है व्यापारी चलित आपूर्ति श्रृंखला गलत, नॉन एग्रीकल्चर ओनली लेवलीहुड ये भी गलत हो जाएगा, एकीकृत फसल पशुधन और प्रसंस्करण का मॉडल, ये दोनों एक साथ जब हम करेंगे तब हमको फ़ायदा मेरे भाई यहाँ पे मिलेगा। देखो दोनों जो इंस्टीट्यूशंस है ना, ये किसानी करेगा कैसे, एक पे क्रॉप पे डिपेंड भी नहीं रहेगा और एनिमल्स पे भी डिपेंड नहीं रहेगा, तो दोनों की दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पे होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, 76 पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बड़ा थोड़ा सोचने वाला सवाल है, सोच के अच्छे से समझ के इसको पढ़ना। कह रहा है मध्य भारत में, मिडिल इंडिया में, मिडिल मतलब भारत में एक किसान है जिसके पास 1.2 हेक्टेयर सिंचित भूमि है, उस पर 3 दुधारू पशु हैं तथा एक छोटा तालाब भी उसके पास उपलब्ध है। उसके लिए न्यूनतम जोखिम, सबसे कम उसके पास खतरा हो, रिस्क हो, साल भर वर्ष भर अधिक आय देने वाला मॉडल इनमें से कौन सा होगा, बताओ। केवल गेहूं की खेती, सब्जियों की खेती, कपास की खेती, कौन सा हो जाएगा। डेयरी प्लस चारा प्लस मत्स्य पालन। अगर सवाल आएंगे ना मेरे भाई इस टॉपिक से, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अरे इनको तो पढ़ा है हमने कहीं, ठीक है, और हाँ यहाँ पे पढ़ा है आपने।
चलिए तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 77 पे चलते हैं। अब इसमें क्या समझाना है, कुछ भी नहीं, आपको देख के ही समझ आ रहा है कि सवाल क्या पूछना चाहता है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ है ही नहीं। फिर से अगेन वही है, एक किसान है जो पारंपरिक मिश्रित खेती से IFS मॉडल में जाना चाहता है, पर उसके पास पूंजी, उसके पास पैसा सीमित है। सबसे पहले कौन सा घटक उसको जोड़ना होगा, कौन सा कंपोनेंट उसको इसमें जोड़ना होगा। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, बहुत दिमाग को हिलाने वाला सवाल है। चलिए ऑप्शन ए महंगा पॉली हाउस, बहुत ही घटिया ऑप्शन है ये। चलिए उसके बाद बताइए, क्या बैकयार्ड पोल्ट्री, बिल्कुल यही हमको इसमें कर सकते हैं। ट्रैक्टर उपकरण, ये नहीं, पैसे ही नहीं है ना उसके पास। बड़ी डेयरी का सेट, नहीं, पैसे नहीं है उसके पास। उसने बोला तो है कि पूंजी उसके पास पर्याप्त है। ठीक है, तो लिमिटेड उसके पास पैसा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि पोल्ट्री बैकयार्ड में ही कर सकता है। लिमिटेड पैसा होता है तो सबसे सस्ता ये चीज़ हम देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन 70 क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। कह रहा है फिर से अगेन कि 40 किसानों का एक क्लस्टर है, ये कम उत्पादन के कारण सौदेबाजी शक्ति इनकी कम हो जाती है। तो सबसे उपयुक्त संस्थागत हस्तक्षेप इनमें से कौन है जो इनको इस चीज़ से बचा सकता है, इनकी मदद कर सकता है, बताइए। इंडिविजुअल मार्केटिंग बाय ईच फार्मर, नहीं, फिर तो ये फंस जाएंगे इसमें बुरे तरीके से। क्यों? क्योंकि सौदेबाजी शक्ति इनकी पहले से ही कम है, और अलग अलग किसान जाएगा खुद से कि नहीं भाई मेरे का, मैं तो इतने में बेचूंगा, मैं तो इतने में बेचूंगा, तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद कह रहा है आपसे कंट्रोल फार्मिंग बाय ट्रेडर, बिल्कुल गलत। अनुबंध वाली खेती इसको हम बोलते हैं मेरे भाई, ये तो बिल्कुल ही खराब। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो बिल्कुल ही गड़बड़ कर देगी। फिर कह रहे हैं सभी बिचौलियों को तुरंत वहाँ से हटा दें, बिचौलिए इन किसानों को ही हटा देंगे, उनको हटाना तो भाई वहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है, जमे हुए लोग होते हैं। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर, FPO बनाना, इसका गठन करना। छोटे किसान इंडिविजुअल बार्गेनिंग कर नहीं पाते हैं तो उनके पास सॉल्यूशन ये होता है कि एक ग्रुप कंपनी बना लो, अपनी FPO बना लो। फिर उसके बाद जब जाओगे मार्केट में तो पूरा ग्रुप जा करके जब मजबूती के साथ अपनी बात रखेगा तो मेरे भाई वहाँ पे बात उनकी मानी जाएगी। 79 हमसे कह रहा है कि डेयरी कम फिश मॉडल सक्सीड्स ओनली व्हेन, डेयरी के साथ अगर मछली आप मॉडल तभी सफल होगा जब, ऑप्शंस दे रहा है, कब होगा बताइए। पॉन्ड रिसीविंग डंग इज ओवरफीड डेली तालाब को प्रतिदिन अधिक मात्रा में गोबर दिया जाए, गलत। कोई जलीय वनस्पति उपस्थित ना हो, गलत। मछली प्रजातियां केवल मांसाहारी हों, गलत। न्यूट्रिशंस कह रहा है पोषक तत्व तो पुनर्चक्रण संतुलित हो ताकि तालाब का यूट्रिफिकेशन से बचाया जा सके। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, ऐसे समझो, काऊ का जो डंग होता है ना वो आपने पॉन्ड में डाल दिया, ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा डाल दिया तो जो पॉन्ड है ना मेरे भाई, तो इसमें ये यूट्रोफिक ऑक्सीजन यानी इसकी गिर जाती है, ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा तो जो फिश है मेरे भाई वो मर जाएंगी। ठीक है, इसलिए बैलेंस में डालना सारी चीज़ें ज़रूरी होता है। वही हमसे कह रहा है कि बैलेंस में चीज़ों को हमको करना है ना। ये कह रहे हैं यूट्रोफिकेशन, ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आपने जब ज़्यादा गोबर उसमें डाल दिया तो उससे ऑक्सीजन का स्तर गिर जाएगा, उसी को यूट्रोफिकेशन मेरे भाई कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें चेक करते रहनी चाहिए। तो 80 पे चलते हैं। कह रहा है हमसे कि ढाल भूमि, जो ढाल वाली जो रहती है ना, स्टीप जो लैंड रहती है वहाँ पे भूमि उपयोग दक्षता यानी भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना और मृदा अपरदन कम करने के लिए इनमें से कौन सा फसल पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उपयोगी यहाँ पे होता है। अब देखो कितनी काम की चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा कंटूर इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, चलिए थोड़ी सी चीज़ें समझा देता हूँ। देखो जो स्लोपिंग लैंड होते हैं ना, ढलान वाले, तो वहाँ पे मेरे भाई सॉइल कटती है, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी बरसता है तो वहाँ से ढलान कट जाती है, वहाँ से कट जाती है मिट्टी। अब देखो जो कंटूर जो लाइन रहती है ना समतल रेखाओं पे, इन पे इंटरक्रॉपिंग पैटर्न में लगाई जाती हैं, तो यहाँ से क्या होता है, पानी की रफ्तार भी टूट जाती है, इरोजन इनका कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ पहले तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा बाकी यहाँ पे देखो कह रहा है केवल मक्का की मोनोक्रॉपिंग करना, कोई मतलब है इससे, कुछ नहीं होने वाला है, नुकसान ही नुकसान है इससे। तो रैली क्रॉपिंग करना, ये क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट की बात होती है मेरे भाई। रैली क्रॉपिंग में आपको पहले बता चुका हूँ। फॉलोइंग द लैंड क्या होता है बताओ, एरोजन इससे कम होता है, लेकिन लैंड की इफिशियंसी है ना वो मेरे भाई कम हो जाती है, प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पाती है। चलिए 81 पे चलते हैं मेरे भाई। कह रहा है एकीकृत पशुपालन बागवानी प्रणाली में किस कारक से पोषक पुनर्चक्रण दक्षता अधिकतम होती है, बताइए कौन सा वो फैक्टर है जिससे न्यूट्रिएंट जो हैं वो रिसाइकलिंग एफिशिएंसी इनसे बढ़ जाती है, बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं पहले क्या है। ऑप्शन 1 में हमसे बोल रहा है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्रेश डंग टू फ्रूट ट्रीज, बताइए क्या ये हो सकता है क्या। देखो ताज़ा गोबर जो है सीधे पेड़ों को देने से न्यूट्रिएंट जो हैं वो बेस्ट भी हो जाते हैं और डिसीज रिस्क भी उससे हो जाता है। तो गोबर को कंपोस्ट पहले बनाना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको दिया जाता है। इससे न्यूट्रिशंस जो है ना धीरे धीरे इसमें स्लो होते हैं, स्लोली मतलब इसमें इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और प्लांट की जो एफिशिएंटली उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं वो भी। फ्रेश डंग ये तो गलत हो जाएगा, डायरेक्टली नहीं इसको देना है।
कंपोजिट फॉर्म में बनाना है, पहले पशु अपशिष्ट को बाग में देने से पहले कंपोस्ट बनाना है ना, आसान है गाना है, पहले इसको कंपोजिट बनाना है। ऐसे ही डायरेक्टली गोबर को डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा। कंपोस्ट पहले बनाना रहता है, तब जाकर के हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, इतना बस याद रखोगे, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। T2 पे चलते हैं मेरे भाई। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, एक किसान बागवानी फसल और बकरी प्लस बैकयार्ड पोल्ट्री पालन का संयोजन अपनाना चाहता है, इस संयोजन का विशिष्ट लाभ उसको क्या होगा, क्या मिलेगा उसको बताइए। देखिए, जीरो लेबर फार्मिंग गलत, केवल एक मौसम की आय नहीं, बकरी पोषक तत्वों को कम कर देती नहीं, मल्टी लेयर न्यूट्रिएंट साइकिल, उसको डाइवर्सिफाइड कैश फ्लो भी उसको मिलेगा, नकद आय उसको मिलेगी। ठीक है, 3-4 इनकम के उसके स्ट्रीम हो जाएंगे। देखो, फ्रूट्स वेजिटेबल क्या कह रहा है, फसल है, फसल में क्या कर सकता है, फ्रूट्स कर सकता है, वेजिटेबल कर सकता है। ठीक है, अब उसके पास बकरियां हैं, बकरी से क्या होगा उसको मेरे भाई, दूध मतलब मिल्क मिलेगा और उससे मीट भी मिलेगी। अब इसको चाहे तो मार्केट में यूज़ कर ले, सेल कर दे, या फिर खुद के यूज़ में कर ले, खुद का घर का अपना खाना चला ले इससे। इसके अलावा पोल्ट्री है, पोल्ट्री क्या करेगी मेरे भाई, डीकली और वीकली कैश फ्लो कराएगी, मतलब कि जैसे मान लो एक हफ्ते में उसने 10 अंडे दिए, जाके उसको बेच दिया, सिंपल कहानी है मेरे भाई। तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 83 पे, कह रहा है आपसे कृषि वानिकी प्रणाली में कौन सा परिदृश्य कार्बन अवशोषण, कार्बन को इनका सबसे ज़्यादा ही करता है, ये हमको बताना है। चलिए बताइए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ओनली करते हैं क्या, बताइए। अब मैं बताता हूँ आपको इसको आसानी से, बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आंसर समझ लो इसका, ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी क्यों है थोड़ा सा समझ लो। जैसे देखो, ट्री और पेरेनियल जो ग्रासेस होती हैं वो पेरेनियल, और इसके बाद लेग्यूम्स जो होते हैं वो, इन तीनों का काम मेरे भाई एक ही रहता है, कार्बन रिच बनाना। इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा कार्बन रिच ये तीनों मिलकर के बनाते हैं, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, और इसमें ज़्यादा हमको चीज़ों को नहीं जाना है। ठीक है, अब ये कह रहा है शॉर्ट क्रॉप, शॉर्ट क्रॉप क्या करेगी मेरे भाई, कार्बन को कम स्टोर करती है। ये वेजिटेबल्स क्या करती हैं, ये तो बायोमास, और उल्टा ये तो बायोमास बनाती है, मतलब एक तरीके से लीस्ट बायोमास बनाती हैं। ठीक है, और फ्रूट्स की जब यहाँ पे बात करेंगे तो मेरे भाई ये भी अंडर ग्रोथ ना होने के कारण इसमें भी कार्बन कम बनता है, हमको कार्बन ज़्यादा चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन बी है, ये बना के हमको देगा। 84 पे चलते हैं। एक छोटा सा उद्यमी हल्दी का मूल्य संवर्धन यूनिट शुरू करना चाहता है, यानी कि हल्दी वो उगाता है लेकिन वो चाहता है कि उसको कोई ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट कर दे जिससे इसको ज़्यादा दाम इसको मिल जाए। तो सही क्रम उसके लिए क्या होगा आपको ये बताना है। बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई, बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग स्टडी, नहीं, मार्केटिंग स्टडी को पहले होना चाहिए। अब देखिए, मार्केटिंग स्टडी पहले करेगा, फिर प्रोसेसिंग मशीनरी लेकर के आएगा, फिर पैकेजिंग करेगा, ब्रांडिंग करेगा, और भाई जीत जाएगा अपना भाई। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ये उल्टे हैं। देखिए, एक्सपोर्ट लाइसेंस, लेवलिंग, प्लांटेशन सबसे बाद में करेगा, हद है। प्रसंस्करण, मशीनरी, बाजार और ग्रेडिंग, अच्छा पहले प्रसंस्करण कर लेगा उसके बाद ग्रेडिंग करेगा, ग्रेडिंग तो सबसे पहले की जाती है, साफ सफाई। ठीक है, 85 पे चलते हैं। हाई इनपुट, उच्च इनपुट व्यावसायिक बागवानी उद्यम में सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है, बताइए। क्या हो जाएगा जी, बताएं। ये कह रहा है मिनिमल डिपेंडेंस ऑन मार्केट, गलत, ये तो नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, हाई पेरिशेबिलिटी एंड मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो, कमर्शियल जो भी फसलें रहती हैं, हम 85 की बात कर रहे हैं, जो भी हम कमर्शियल हॉर्टिकल्चर होगा उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि फसलें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, मार्केट्स अनप्रडिक्टेबल होते हैं, एकदम से फसल आ गई तो सस्ती हो जाती है, फिर आपको सस्ते में बेचनी पड़ती है, और कोल्ड स्टोरेज में रख के आप इसका कीमत का बढ़ने का इंतजार करोगे तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको टोमेटो हो गया, अब आपने टोमेटो उगा लिए, चिली उगा ली, कैप्सिकम उगा ली, फ्लावर्स उगा लिए, अब इन पे हाई क्या है, इनकी जो रिस्क है ना हाई रहती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप इनको रोक नहीं सकते। आज आपने सुबह तोड़ा है ना इनको, तो शाम तक ये सेल हो जाने चाहिए। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि और जैसे मान के चलिए आप एकदम से आ गए टोमेटो तो सस्ते हो गए, समझ रहे हो, तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप इनको कोल्ड स्टोरेज में रखने जाओगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। समझ में आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 पे कह रहा है अ ट्राइबल फार्मर, पहाड़ी पथरीली भूमि पर भूमि वाले जनजाति किसान को कौन सी आजीविका प्रणाली को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पहाड़ी पे रहते हैं, पथरीली भूमि है वहाँ पे, और जनजाति किसान हैं वो। ठीक है, तो उनको किस चीज़ को बेस्ट जो उनके लिए होगा जिससे वो यूज अपनी जीवन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन ए हो जाएगा मोनोक्रॉपिंग, गलत। व्यावसायिक गन्ना खेती कैसे हो जाएगी, फिश टैंक महंगे वाले, नहीं। गोटरी, हॉर्टिकल्चर और माइनर मिलेट्स, ये हमारे इनके जीवन को आसान बनाएगा और जीवन आजीविका इनकी चलती रहेगी। 87 पे चलते हैं। किसान समूह सामूहिक विपणन शुरू करना चाहते हैं पर ग्रेडिंग पैकेजिंग सुविधा उनके पास नहीं है, तो पहला कदम उनका क्या होना चाहिए, बताओ मेरे भाई, क्या होना चाहिए बताओ। रेंट और इंस्टॉल अ ग्रेडिंग पैकेजिंग यूनिट। सुनो,
ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट किराए पर लेना या स्थापित करना, उत्पाद को तुरंत निर्यात नहीं, केवल अविनाशी फसलें उगाना नहीं, बाजार से बचना, लंबे समय तक भंडारण करना नहीं। ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट ये इनको किराए पे लेना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बी मत समझ लेना, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो कलेक्टिव मार्केटिंग तभी प्रॉफिटेबल होती है जबकि उनका जो प्रोडक्ट है ना यूनिफॉर्म एक तरीके से ग्रेडेड और पैक्ड हो, तो वैल्यू चेन का सबसे पिलर इसको कहते हैं। विदाउट ग्रेडिंग प्राइस आपको सबसे लो मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, समझ के चलना है ये चीज़। 88 पे चलते हैं। कौन सा मॉडल ग्रामीण कृषि आधारित आजीविका में महिलाओं की भागीदारी को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है, बताइए कौन सा हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये गलत हो जाएगा। पूंजी गहन डेयरी अनुबंध खेती, समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही सवाल आपके बनेंगे, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सवाल को सीधा पढ़ोगे, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे चेक होगी। आपको पता करना होगा कि बताइए इनमें से कौन सी चीज़ इसमें से बेस्ट होगी, बताइए। 89 पे चलते हैं। बताइए एक एफपीओ किसान की आय मूल्य श्रृंखला द्वारा बढ़ाना चाहता है। देखो एक एफपीओ है जो किसानों की आय को मूल्य श्रृंखला के द्वारा, वैल्यू चेन के द्वारा बढ़ाना चाहता है, उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या इसकी होनी चाहिए, बताइए। आसान सवाल है, ऑप्शंस पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कच्चा उत्पाद खेत से ही बेच दो नहीं नहीं ऐसे नहीं करेगा, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ तो। सदस्य संख्या को कम कर दो, ये भी गलत हो जाएगा। भंडारण सुविधाएं नहीं, क्या कह रहा है प्रोसेस करो, ब्रांडिंग करो और डायरेक्ट मार्केटिंग करो उसकी, ये सबसे बेस्ट उनके लिए होगा। ठीक है चलिए 90 पे चलते हैं। कह रहा है पैडी फार्मर है, एक धान सह मछली पालन करने वाला किसान है। क्या है, धान भी उगाता है और उसी के साथ में मछली पालन भी करता है उसी खेत में। ऐसे किसान को घुलित ऑक्सीजन कम दिखाई देती है। कह रहा है कि यार उसको लगता है कि यार मेरे खेत में ना ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन जो पानी है उसमें, तो इसको तुरंत कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए कि उसकी मछलियाँ न मरें। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, बताओ बताओ क्या आंसर इसका ए होगा। इंक्रीज फीडिंग, फीडिंग को बढ़ा दें, मतलब उनको खाना खिला दें मछलियों को खाना नहीं चाहिए उनको, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और वो भी कैसी घुली हुई चाहिए उसको। चलिए ऑप्शन सी इसमें दे रहा है पानी में रासायनिक उर्वरक डाल दो उससे मरी जाएंगी बेचारी एकदम से। मछली स्टॉकिंग घनत्व तो बढ़ा दो, ये भी गलत हो जाएगा। इंश्योर वाटर मूवमेंट और एयरेशन, यानी कि वातन को सुनिश्चित करना है हमको। ठीक है ये हमको। अच्छा बताइए ये कितना होना चाहिए डीओ, जो ऑक्सीजन डिमांड होती है कितनी, 4 mg/लीटर। ठीक है इतना रहता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे DO और mg/लीटर, अगर ये हो गया तो भाई इसको बोलते हैं डेंजर जोन, इसका डेंजर जोन। ठीक है ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो फीडिंग नहीं बढ़ाना है हमको भाई, फीडिंग बढ़ाने से तो जो ऑक्सीजन डिमांड है वो और कम हो जाएगी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, 91 पे चलते हैं। वर्षा आधारित क्षेत्रों में कौन सा विविधीकरण विकल्प दीर्घकालीन आय को सबसे अधिक स्थिर रखता है, बताइए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ा करो इसको, हिंदी वाले तो मैं बोल ही रहा हूँ, सुन लिया करो। कभी कभी इंग्लिश में बोल देता हूँ, कभी हिंदी में बोल देता हूँ। ठीक है चलिए नींद का टाइम होता है मेरे भाई, इस समय मेरे को भयंकर नींद आ रही होती है। अभी इस समय पता है 2:45 हो रहे हैं। ठीक है नींद आ रही होती है, लेकिन अभी इसको कंप्लीट करना है जिससे कल आपको टाइम पे ही मिल जाए चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। केवल तरबूज की एक फसली खेती करना, ये गलत हो जाएगा। बागवानी करना, बकरी पालन और मिलेट्स को एक साथ करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए 92 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे ODOP प्रणाली में मूल्य संवर्धित उत्पाद के लिए कौन सा कारक सफलता का प्रमुख निर्धारक इसमें होता है, बताइए। अच्छा सवाल है ये वाला भी भाई, बताओ। यूनिफॉर्म ब्रांडिंग एंड GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इनको मिलता है, बताइए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पहचान आधारित पोजीशनिंग, ये बिल्कुल सही है। ODOP एक जिले को मिलता है, पहचान वाला होता है, पहचान होती है जो जिले की। ठीक है ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए इसके बाद और बाकी सारी चीज़ें, बाकी ऑप्शंस हमारे क्या हैं, देखो गलती हो जाएंगे। कह रहा है कि अनरिलेटेड आइटम्स, कहाँ पे अनरिलेटेड आइटम्स हैं इनकी प्रोड्यूसिंग करना, ये गलत हो जाएगा। बाजार सर्वेक्षण से बचना नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे भाई। केवल कच्चा उत्पाद बेचना, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है 93 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे क्लस्टर आधारित उद्यम मॉडल में लागत में कमी किससे सुनिश्चित की जाती है, जिससे लागत में हमारी कम आ जाए, बताइए। सिंपल कहानी है मेरे भाई, साझा शेयर्ड प्रोसेसिंग लॉजिस्टिक फैसिलिटी, सब चीज़ों को साझा सबके साथ मिलकर करो, अलग अलग ट्रैक्टर मत लेके आओ, है ना, अलग अलग चीज़ें मशीन्स लेकर के मत आओ। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो कम आएगी और हमको फ़ायदा अल्टीमेटली होगा। 94 बताइए कह रहा है एक किसान रासायनिक उर्वरकों का उपयोग घटाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं और ज़्यादा केमिकल्स मिलाऊं इस फसल में, पर उपज कम नहीं करना चाहता है, मतलब कि उसकी उपज है वो भी बढ़ती रहे, बराबर रहे, लेकिन कम नहीं हो, है ना। कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा उसके लिए बेस्ट है, सबसे ज़्यादा तरीका उसके लिए अच्छा मेरे भाई है, बताइए। कह रहा है ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग विदाउट लाइव स्टॉक
ये इससे तो इसका और खतरा बढ़ जाएगा। जैविक खेती पहले से ही प्रोडक्शन कम करती है मेरे भाई, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर कहे सभी फसल अवशेषों को हटाना, इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये तो फसल अवशेष पड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उसको खाद के रूप में काम करते हैं, तो गलत हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक सामान्य मात्रा से दोगुना कर दो, भाई वो कम करने की बात कर रहा है, ये दोगुना करने की बात कर रहा है। तो बी हो जाएगा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, INM जिसको कहते हैं, विद कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करेगा वो। तो इससे मेरे भाई उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी जो वो चाहता है। 95 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे नाशवान उत्पाद की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सा प्रसंस्करण चरण सबसे महत्वपूर्ण है। कह रहा है विच प्रोसेसिंग स्टेप इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर एक्सटेंडिंग सेल्फ लाइफ ऑफ पेरिशेबल प्रोड्यूस। बताइए क्या हो जाएगा इसके लिए आंसर। पहला कह रहा है उत्पाद को रंग देना, कलर कर देना मतलब बेवकूफ़ समझे हो जनता को कि कलर कर दोगे वो समझेगा नहीं। चलिए सेकंड बताइए। सेकंड कह रहा है आपसे प्रॉपर पैकेजिंग और कंट्रोल कंडीशन। हाँ यार ये अच्छा लग रहा है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाई टेम्परेचर एक्सपोजर दे दो, खराबी हो जाएगा। धूल में खुले में सुखा दो, हद है। 96 पे चलते हैं मेरे भाई। कह रहा है आपसे एक डेयरी उद्यमी मूल संवर्धित उत्पादों में जाना चाहता है। एक डेयरी उद्यमी है, मतलब एंटरप्रेन्योर है एक, जो डेयरी का काम करता है, उसकी मूल्य संवर्धित उत्पाद में जाना चाहता है। जिससे कि वो जो दूध है ना, दूध तो जा रहा है कम पैसे में, लेकिन वो चाहता है कि ज़्यादा पैसे में इसका कोई प्रोडक्ट बना के बेचूं। तो किस विकल्प की बाजार स्थिरता इसकी अधिक रहती है, बताइए क्या चीज़ वो बनाए आपको आइडिया उसको देना है कि क्या चीज़ वो बनाए जिससे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उसके लिए होगा। देखो केवल फ्लेवर्ड दूध बना देगा, नहीं, गलत। घी और पनीर उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि घी और पनीर कुछ दिन तक रुक सकते हैं, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। देखो क्या क्या कारण रहता है। एक तो इनकी लॉन्ग सेल्फ लाइफ रहती है, स्टेबल इनकी डिमांड रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी लोग घी खरीदना बिल्कुल ही कम कर दें, या ऐसा भी नहीं है कि घी खरीदना एकदम से शुरू कर दें। मतलब एक स्टेबिलिटी रहती है इनकी चीज़ों में खरीदने में, तो इसलिए काम कर देता है। बाकी इनकी जो प्राइस रहती है वो भी काफ़ी प्रीमियम रहती है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का घी आ जाएगा, 20 रुपये का घी, मतलब प्रॉपर ठीक ठाक रहता है। और इनका रिस्क है वो भी लो रहता है। काफ़ी टाइम तक तो घी को आप अपने घर पर रख सकते हो, जरूरी नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो ये घी हो जाए। कच्चे दूध की बिक्री गलत। दूध पर आधारित मिठाइयाँ ये भी हमारे काम की नहीं है। क्यों, देखो मिठाइयाँ भी बेच सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनकी जो डिमांड है ना, जो फेस्टिव सीजन रहता है उसी पे ज़्यादा ये रहती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। 97 पे चलते हैं मेरे भाई। कृषि आधारित स्टार्टअप, इसकी सफलता का सबसे मजबूत जो निर्धारक है, डिटरमाइन है, वो कौन सा मेरे भाई, वो सॉरी फैक्टर है, वो कौन सा हो जाएगा बताइए। चलिए ए में बोल रहा है एक्सेस टू डिजिटल मार्केटिंग प्लस वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, तो यही हमारे भाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, आज एग्रीकल्चर में मेरे भाई वही सबसे आगे है जो मार्केट तक अपनी पहुंच रखता है, ऑनलाइन भी चीज़ों को देखता रहता है और वो खुद भी ऑनलाइन देखता है। ऐसे नहीं है कि वो जाके वहाँ रील्स देख रहा है, कहने का मतलब है देखता रहता है कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स आ रही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें। बाकी वैल्यू चेन को कंट्रोल करता है। तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा मेरे भाई, इस चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके अलावा और कौन सा आपका ऑप्शन दे रखा है, बी में दे रखा है अवॉइडिंग ऑल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अवॉइड करके तो निपट ही जाएगा। बिना पैकेजिंग बेचना, खराब हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। केवल सब्सिडी पर निर्भर होना, ये भी गलत है। 98 पे चला। एक किसान है, एक मछली किसान है जो अपने तालाब में शैवालों की वृद्धि देखना चाहता है, एल्गी का ब्लूम देखना चाहता है। उसके लिए सही उपाय बताइए, क्या करे वो बेचारा। तुम तो होशियार हो, FSO के कैंडिडेट हो, तो मैं तो पता ही होगा कि क्या कर सकता है वो। चलो ऑप्शन ए में कह रहा है पोषक तत्वों को बढ़ा दो। अब पोषक तत्वों को बढ़ाने से एल्गी का ब्लूम होगा क्या, बताइए। चलिए क्या अजीब सी सलाह दे रहे हो तुम। चलो सी बताओ, अधिशेष चारा डाल देना, एक ही चीज़ हो गई, चाहे तो चारा डाल दो या पोषक तत्व डाल दो। धूप को पूरी तरह से रोक देना, इससे क्या हो जाएगा और दिक्कतें हो जाएंगी। ऑप्शन बी हो जाएगा आंशिक जल का परिवर्तन कर दो और जैविक भार को कम कर दो। ज़्यादा इसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है। 99 पे चलते कह रहा है कौन सा एकीकृत मॉडल सभी मौसम में अधिकतम आय स्थिरता सुनिश्चित करता है, बताइए। सीरियल ओनली मॉडल, क्या ये है क्या, बिल्कुल ये तो नहीं होगा। क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक प्लस हॉर्टिकल्चर और प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण यूनिट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देखो इनकम के 4 पिलर होते हैं, ठीक है। सबसे स्टेबल जो पिलर होते हैं वो 4 होते हैं। एक तो क्रॉप होगा आपके पास, लाइव स्टॉक्स हों, हॉर्टिकल्चर हो और प्रोसेसिंग यूनिट्स हों आपके पास, भाई मज़ा ही आ जाएगा। क्रॉप है कोई भी, गेहूं है, अगर सही प्राइस मिल रही है मेरे भाई तो बेच दो, नहीं मिल रही तो रख के उसका आटा बना के कुछ बना के बेच दो प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है। लाइव स्टॉक हैं आप, ठीक है, आप या तो उनका दूध बेच दो या उनको खुद से ही बेच के उनकी मीट बना के बेच दो, समझ आ रहा है। हॉर्टिकल्चर है, प्रोसेस करके बेच दो कुछ भी, समझ आ रहा है। तो ये सबसे बेस्ट ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन है। चलिए बताइए किस संकेतक से पता चलता है कि ग्रामीण कृषि आधारित उद्यम स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। व्हाट इज द बिगेस्ट इंडिकेटर दैट अ रूरल फार्मिंग बेस्ड एंटरप्राइज इज मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी, बताइए। हाई डिपेंडेंस ऑन सिंगल बायर,
डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम प्लस रिसोर्सेस रिसाइकलिंग, नो बुक कीपिंग, लेखा जोखा ना रखना, या फिर जीरो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। चलिए इसका आंसर आप बताएंगे। अब मैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए ही छोड़ा करूँगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। जो भी सबसे पहले बताएगा सबसे सही बताएगा, और या इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत भी डिटेल अगर उसको पता है तो वो लिखेगा, जो उसको समझ आई है पूरा लेक्चर लेने के बाद लिखेगा, तो मेरे भाई उसको हर्ट दे के पिन कर दूंगा सबसे ऊपर, जिससे बाकी सब लोगों को पता चले कि इस पूरे बैच का हीरो कौन है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है।